हेलो, दिस इज के सर। आज हम जानेंगे बच्चों नेम रिएक्शन के बारे में, नाम की अभिक्रिया के बारे में। जैसे आपने देखा होगा डोरजेन अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इस तरीके से अगर आप इन्हें देखें, देखिए कितनी सारी ये रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से जितनी भी नेम रिएक्शन होंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होंगी और पेपर में आएंगी, वो या तो नाम के मेथड से आएंगी, नाम पे टिप्पणी करने के लिए आएंगी, या फिर वो बनाने के लिए आएंगी। मतलब ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये आपको 10 नंबर भी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इन सारी रिएक्शंस के बारे में आज हम जानेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले एक एक चैप्टर की सभी रिएक्शंस को उठाएंगे। पहले हम हेलो एल्केन की रिएक्शन को उठाएंगे जो आपको दिखाई दे रही है, ये 10-12 रिएक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और पूरी तरीके से हम सारी रिएक्शंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे और आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास देखिए कौन सी रिएक्शन लिख रही है। हम बात करते हैं यहाँ पर डोरजेन अभिक्रिया की बच्चों। सबसे पहले हमारे पास देखिए लिखा हुआ है डोरजेन अभिक्रिया। क्या होती है ये? पहली बात, आप वीडियो को बेहतर तरीके से देखना शुरू करें ध्यानपूर्वक। सारी रिएक्शन आप कोशिश करेंगे, याद करते चलेंगे सारी रिएक्शंस को, और उसके बाद सारी रिएक्शंस को आप मिनी कॉपी में बिना देखे लिख देंगे। चलिए, डोरजेन अभिक्रिया क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं। आप डोरजेन अभिक्रिया को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास जैसे आपको हेलो एल्केन का मतलब मालूम होगा, आर का मतलब हेलो एल्केन का मतलब होता है RX, आर का मतलब होता है CH3R की वैल्यू C2H5 इस तरीके से, और X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी कोई वैल्यू X का मतलब ये है। चलिए तो देखिए डोरजेन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं। डोरजेन अभिक्रिया ये कहती है कि आप सबसे पहले अल्कोहल को लीजिए। अल्कोहल का मतलब होता है ROH, और अल्कोहल की रिएक्शन आप करा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। ध्यान रखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी बच्चों 2 होती है। मतलब एक ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है। तो देखिए ये हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल की हमने रिएक्शन किसके साथ करा दी है? थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो देखिए क्या होगा। ये जो ध्यान रखेंगे आप, SOCl2 लिख रहा है, आपको मालूम है ये जो SO है, अगर ये यहां से एक ऑक्सीजन ले लेता है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का नेचर ये होता है कि ये SO जो होता है ये एक ऑक्सीजन लेता है और 2 क्लोरीन को छोड़ता है। कहीं भी जीवन में रिएक्शन कराओगे थायोनिल क्लोराइड की किसी के भी साथ, तो वो क्या करेगा, उस कंपाउंड में से एक ऑक्सीजन लेगा और दोनों क्लोरीन को छोड़ देगा। तो क्या करा, SO ने एक ऑक्सीजन यहां से चुराया और आपके पास देखो SO2 के रूप में बाहर निकल गया। अब देखो, जब वहां से इसने एक ऑक्सीजन को ले लिया और दोनों Cl छोड़ दिए एक ऑक्सीजन लेने की वजह से, तो जो 2 Cl बचे वो उन Cl में से एक Cl तो H के पास चला जाएगा और एक Cl जो है वो R के पास चला जाएगा। इस तरीके से SO2 आपका निकल गया और आपके पास एक RCl के साथ चला गया RCl, और साथ में ये जो H है एक इसके साथ चला गया मतलब HCl, और बस आपके पास प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों डोरजेन अभिक्रिया। मतलब डोरजेन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, अब थ्योरी में लिखोगे पेपर में, डोरजेन अभिक्रिया पे टिप्पणी कीजिए कि जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। देखो RCl, R का मतलब होता है एल्किल और Cl का मतलब होता है हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड बनता है। इस अभिक्रिया को डोरजेन अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि SO2 बनती है और HCl बनता है ये, लेकिन ये मुख्य प्रोडक्ट है हमारा, इसको हम लिखेंगे। तो क्या आपको डोरजेन रिएक्शन याद हो गया? एक बार चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। डोरजेन रिएक्शन में हमने क्या लिया था? अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई बच्चों? थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का मतलब होता है SOCl2। अब बोलो क्या करा? मैंने क्या बताया, थायोनिल क्लोराइड जहां भी देखोगे जीवन में वो क्या करता है, वो एक ऑक्सीजन को लेने के चक्कर में अपने दोनों क्लोरीन त्यागता है। तो वो ऑक्सीजन को लेगा और अपने दोनों क्लोरीन को छोड़ देगा। एक ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे आपके पास देखो SO2 निकल गया, और देखो अब ये 2 Cl जो है, दोनों Cl में से एक Cl H के पास चला जाएगा और एक Cl R के पास चला जाएगा। इस तरीके से यानी कि RCl प्लस HCl, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डोरजेन अभिक्रिया। क्या ये आपको याद हो चुकी है? थ्योरी में क्या लिखोगे एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो SO2 बनती है और एल्किल हैलाइड बन जाता है। इस अभिक्रिया को डोरजेन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए भाई, एक रिएक्शन आपकी याद हो चुकी है, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं हम यहां पर, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। और इसी की तरीके से एक और रिएक्शन मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। देखिए फिंकेलस्टाइन, इसी के साथ एक और रिएक्शन में ऐड कर देता हूं यहाँ पे, उसका नाम होता है बच्चों स्वार्ट्स अभिक्रिया। देखिए फिंकेलस्टाइन में क्या होता है, आपको दोनों रिएक्शन के अंदर एल्किल हैलाइड लेने हैं RX, यहां पे भी स्वार्ट्स में भी RX लेने हैं। फर्क क्या है, यहां पे आपको ले जाना है
NaI, यानी कि फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में क्या करना होता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा दो, और जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे आपको मालूम होता है, देखो Na पॉजिटिव होता है और X का मतलब FCl Bri वो निगेटिव होता है, तो ये जो Na होता है ये इसके साथ जुड़ जाता है, बस पॉजिटिव निगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास NaX निकल गया बच्चों, और क्या बचा साथ में NaI बच गया, सॉरी Ri बच गया हमारे पास, यानी कि R का मतलब होता है एल्किल और I का मतलब होता है आयोडाइड, तो ये आपके पास बन चुका है यहाँ पर एल्किल आयोडाइड। बस इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। क्या हुआ, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारे पास एल्किल आयोडाइड बनता है, इस अभिक्रिया को फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। अब स्वार्ट्स की तरफ बात करते हैं, स्वार्ट्स में और फिंकेलस्टाइन में बस बहुत थोड़ा सा फर्क है। देखिए फिंकेलस्टाइन में हम क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम आयोडाइड NaI, यहाँ पे हम लेंगे कोई धातु फ्लोराइड जैसे AgF, बस यही ध्यान रखना है। अब क्या होगा देखो, ये पोर्शन सेम इसी तरीके से निकल जाएगा, AgX निकल गया यहाँ से, AgX बाहर निकल गया, और साथ में आपके पास देखो R जो है वो ले गया आपके साथ F को, यानी कि RF बन गया, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड ना बन के क्या बन गया, एल्किल फ्लोराइड बन गया आपके पास। बस ये ध्यान रखना है आपको, मतलब स्वार्ट्स अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एल्किल फ्लोराइड होगा, और फिंकेलस्टाइन का जो प्रोडक्ट होगा वो एल्किल आयोडाइड होगा। फिंकेलस्टाइन में आयोडाइड बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा, और स्वार्ट्स अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, देखो फ्लोराइड अधफ है यहाँ पे, और यहाँ पे स्वार्ट्स में भी अधस से आ रहा है, अधस है, इस तरीके से, यानी कि शुरुआत पहला लेटर स्मॉल है तो यहाँ पे भी पहला लेटर स्मॉल है, ये ध्यान रखेंगे। स्वार्ट्स में क्या बनता है, फ्लोराइड बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है, और वहां पे एल्किल आयोडाइड बनता है। इस तरीके से 3 रिएक्शन आपको याद हो चुकी है। सारी वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे और उसके बाद सारी रिएक्शन आप बिना देखे लिखेंगे, यही आपका काम है। चलिए चौथी रिएक्शन की तरफ हम चल देते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास होती है सेंडमायर रिएक्शन, एक शब्द यहाँ पे है सेंडमायर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, सारी रिएक्शन पेपर में फंसनी ही है, चाहे किसी ना किसी तरीके से आए। देखिए सेंडमायर अभिक्रिया, इसी के साथ मैं इन्वॉल्व करूंगा सेंडमायर के साथ साथ यहाँ पर गाटरमान अभिक्रिया, इनको भी एक साथ समझना है। सेंडमायर अभिक्रिया हो गया, गाटरमान अभिक्रिया हो गया, और यहीं पर एक और रिएक्शन समझना होता है, गाटरमान कोच अभिक्रिया। देखिए सेंडमायर अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, आपको लेना है ये N2Cl बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड में आपको क्या करना है, देखिए ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी, Cu2Cl2 पर HCl। देखिए Cu2Cl2 पर HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, और देखो यहां से क्या होगा बच्चों, ये नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगी, नाइट्रोजन तो निकल गई, आपके पास देखो क्या बचा, ये क्लोरीन बचा रह गया, तो इसका नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कह सकते हो, या इसको हम कह सकते हैं हेलो एरिन। बस इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। मतलब लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे जब बेंजीन, इस पोर्शन को कहते हैं ये बेंजीन है, हम इसमें N2 का मतलब होता है डाइएंजोनियम, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड यानी कि लवण। जब बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cu2Cl2 और HCl के साथ कराई जाती है तो हेलो एरिन बन जाती है, इस अभिक्रिया को कहते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। फिर आप पेपर में ये एग्जाम्पल देकर के आ जाएंगे। चलिए देखिए क्या होगा आगे रिएक्शन। अब अगला शब्द हमारे पास लिखा हुआ है यहीं पर गाटरमान अभिक्रिया। बस गाटरमान में आपको क्या करना है, देखिए सेम लेना है आपको बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड, और वहां पे आप ले रहे थे Cu2Cl2 पर HCl। अब देखिए क्या होगा, नाम रिएक्शन का है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, इसके ऊपर एक गाटर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन भाग जाता है। जब गाटर गिर जाता है इसके ऊपर, बस आपके पास कॉपर बचा रह जाएगा सिर्फ, यानी कि रिएक्शन होगी Cu पर HCl की उपस्थिति में। और देखो यहाँ से नाइट्रोजन तो साफ हो जाएगी बच्चों, नाइट्रोजन की गर्म होने के बाद बाहर निकल गई, और आपके पास क्लोरीन बच गया, हेलो एरिन बच गया। इस रिएक्शन को हम कहेंगे गाटरमान अभिक्रिया। पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में बस क्या ध्यान रखेंगे, सेंडमायर में क्या लेते हैं, Cu2Cl2 पर HCl लेंगे, और गाटरमान में क्या लेंगे भाई, उसके ऊपर जब गाटर गिर जाएगा ऐसा समझेंगे कि जो सेंडमायर थी, सेंडमायर में जो क्लोरीन था उसके ऊपर गाटर गिर गया, बस कॉपर बचा रह गया, एक कॉपर बचा रह गया और एक HCl। तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। सेंडमायर और गाटरमान दोनों सेम है, बस ये डिफरेंस इनका होगा। चलिए यहीं पर एक शब्द आपको और कंफ्यूज करता है पेपर में, वो गाटरमान कोच भी दे देता है कभी कभी। तो गाटरमान कोच में क्या करेंगे, देखो बेंजीन को ले लो, बेंजीन की रिएक्शन CO के साथ करा दो और HCl के साथ करा दो। बस जब बेंजीन की रिएक्शन हम CO और HCl के साथ कराते हैं तो हमारे पास बन जाती है बेंजीन एल्डिहाइड। मतलब रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म के लिए तो आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, वहां पे तो विस्तार से जानना पड़ेगा, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से ऐसा ध्यान रख लीजिए, ये जो CO है, ये वाला जो भाग है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, केवल आपको ध्यान रखना है ऐसा, ये जो CO है, ये CO इसके ऊपर आकर के अटैक करता है।
जब CO इसके ऊपर आकर के अटैक करता है तो इसकी अंदर से एक H निकलता है, इस तरह से H निकला और यहाँ पे CO ऐसा का ऐसी, देखो CHO, ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारे पास बन गया बेंजील एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया, यानी कि जब बेंजीन की क्रिया CO और HCl के साथ कराई जाती है तो बेंजील एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से ये आपकी छठी रिएक्शन थी। क्या 6 की 6 रिएक्शन आपको याद हो चुकी है? देख लो एक बार ध्यान रखें, डोरजेन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। बस आपको ये ध्यान रखेंगे, डोरजेन में थायोनिल क्लोराइड के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपको मालूम है, देखो ये बन जाएगा, यहाँ से निकल करके ऑक्सीजन ले जाएगा और ये एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। इस तरीके से फिंकेलस्टाइन में क्या लेना होता है, फिंकेलस्टाइन में प्रोडक्ट ध्यान रखेंगे, एल्किल हैलाइड से की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमें क्या कराना होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमें एल्किल फ्लोराइड बनाना होता है। बस फिंकेलस्टाइन में एल्किल आयोडाइड बनाना है और स्वार्ट्ज में एल्किल फ्लोराइड बनाना है। सैंडमायर और गाटरमान में क्या फर्क है, सैंडमायर और गाटरमान दोनों के अंदर बेंजीन डाइएंजोनियम लेवल लेना है। बस सैंडमायर में CO2Cl2 पर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो गैस निकल जाएगी नाइट्रोजन और Cl बचा रह जाएगा। और गाटरमान में क्या होगा कि एक गाटर इसके ऊपर आकर के गिरेगा जिसकी वजह से कॉपर बचा रह जाएगा सिर्फ यहाँ पर। और गाटरमान कोच में क्या होगा, गाटरमान कोच के अंदर आप CO और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास बनेगा बच्चों बेंजील एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं वोल्टेज के बारे में और वोल्टेज फिटिंग के बारे में और फिटिंग के बारे में। देखिए जी ये क्या होते हैं। सबसे पहले इन तीनों रिएक्शन को भी एक शॉर्ट में खत्म करेंगे एक ट्रिक के साथ। देखिए वोल्टेज अगला शब्द है, एक रिएक्शन होती है हमारे पास वोल्टेज, एक रिएक्शन आई या फिर पेपर में आएगा आपका वोल्टेज आएगा या फिर पेपर में आएगा वोल्टेज फिटिंग, या फिर पेपर में आ जाएगा खाली फिटिंग। तीन तरीके के नाम से ये रिएक्शन दे सकता है, यानी कि ये तीन अलग अलग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया, देखिए पहली रिएक्शन क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन होती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और तीसरी रिएक्शन होती है खाली फिटिंग अभिक्रिया। तीनों के बारे में हम बात करेंगे, देखिए क्या होती है। तो देखिए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज अभिक्रिया के अंदर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है बच्चों RX, R सिंगल बॉन्ड X और X। देखो वोल्टेज अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड नहीं लेना, आपको दो एल्किल हैलाइड लेने हैं, यानी कि RX एक और ले लिया, एक ये RX ले लिया, दो एल्किल हैलाइड ले लिए और इनकी जो रिएक्शन है वो आपको करा देनी है सोडियम धातु के साथ बस। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमेशा ध्यान रखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तीनों जो रिएक्शन होगी वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होंगी, यानी एरो के ऊपर आप कैटलिस्ट लिखोगे शुष्क ईथर। अब देखो क्या होगा, मैंने भी क्या बताया था पिछली रिएक्शन के अंदर कि भाई Na जो होता है वो तो होता है आपका पॉजिटिव और X होते हैं निगेटिव। तो ये एक X तो ये रहा और एक X ये रहा, मतलब क्या होगा, एक X एक Na को खा लेगा तो ये वाला जो X है ये भी Na को खाएगा। तो हमारे पास कितने RX ले रहे हैं हम वोल्टेज अभिक्रिया के अंदर, दो RX ले रहे हैं, एक RX ये लिया और दूसरा RX ये लेगा। दो एल्किल हैलाइड हमने ले लिए और उनकी रिएक्शन कराई हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ। अब आपको मालूम है Na जो है वो X के साथ रिएक्शन करता है, तो दो X है, इसका मतलब यहाँ पे दो Na लगा दो। अब जब दो Na लगा दिए तो देखो क्या होगा, दोनों सोडियम पॉजिटिव होते हैं और X नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से ये X Na के साथ निकल जाएंगे, यानी कि आपके पास NaX दो बाहर हो गए। देखो क्या हुआ, दोनों Na दो X के साथ बाहर हो गए और क्या बचा आपके पास RR, यानी कि RR का मतलब होता है एल्केन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास बच रहा है एल्केन। इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे R का एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए, R की वैल्यू CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकती है और X की वैल्यू FCl-Bri कुछ भी रख सकते हो। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दो Na और यहाँ पे R का मतलब फिर से CH3 और Br रख लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया शुष्क ईथर। ठीक है जी, जब शुष्क ईथर डाल दिया अब देखो क्या होगा, ये दो सोडियम, एक Br ये रहा, एक Br ये रहा, इस तरीके से 2NaBr निकल जाता है। और जब 2NaBr बच गया तो हमारे पास देखो क्या बच गया, CH3, यानी कि CH3, इसको हम कहते हैं एल्केन। तो इस रिएक्शन में हमारे पास बन रहा है एल्केन। आगे बात कर लेते हैं, तो वोल्टेज अभिक्रिया में कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की, दो एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं, इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। चलिए वोल्टेज फिटिंग, अब देखें क्या करें। अब ध्यान रखेंगे वोल्टेज अभिक्रिया के अंदर यहाँ पे नाम नया जुड़ गया है फिटिंग।
फिटिंग का मतलब है कोई चीज आपको नई चीज फिट करनी है आके। देखो वोल्टेज अभिक्रिया में क्या लिया था यहाँ पे आर एक्स, तो यहाँ पे आर एक्स ऐसा का ऐसे ही लिख दो। फिर यहाँ पे 2n ने लिया था तो यहाँ पे 2n लिख दो। आगे देखो क्या लिखना है यहाँ पे शुष्क ईथर, तो यहाँ पे शुष्क ईथर लिख दो। अब क्या करना है, बस यहाँ पे आर एक्स की जगह पे लिखना है आपको ए आर एक्स, मतलब फिटिंग, वोल्टेज फिटिंग के अंदर क्या करना है, जहां फिटिंग आ गया नाम है वहां पे आपको एक नई चीज लाके फिट कर देनी है ए आर। बस काम क्या है, अब खत्म कर दो। भाई सोडियम है, ये ले जाएगा इस एक्स को भी ले जाएगा, इस एक्स को भी ले जाएगा, आपके पास निकल जाता है 2Na एक्स, और साथ में हमारे पास ये आर रहा और ये ए आर रहा, आर ए आर, या ऐसे करके लिख लो ए आर आर। इस तरीके से आपके पास बना। ए आर का मतलब कोई एरिल ग्रुप है, जैसे बेंजीन हो गया, और आर का मतलब एल्किल ग्रुप, यानी कि एल्किल बेंजीन बन गया। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास लिख रहा है बच्चों, आर का मतलब CH3Br, और यहाँ पे हमने लिख लिया है 2Na प्लस ए आर का मतलब है C6H5। C6H5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, बेंजीन का रिंग होती है, फिनाइल ग्रुप होता है। चलिए ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने Br लिख लिया, और यहाँ पे डाल देते हैं शुष्क ईथर। अब देखो क्या होगा, तो देखो क्या हुआ हमारे पास 2Na, ये Br इस तरीके से बाहर होंगे, 2NaBr निकल गया, और साथ में हमारे पास देखो ये C6H5 बच रहा है, और यहाँ पे CH3, C6H5CH3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो C6H5 को ऐसे लिख देते हैं और CH3 को इसके ऊपर लगा देते हैं, मतलब ये एल्किल ग्रुप है और ये बेंजीन बन गया। तो हमारे पास क्या बनती है बच्चों, एल्किल एल्किल बेंजीन बनती है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ, वोल्टेज अभिक्रिया में आपको दो एल्किल हैलाइड लेने हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है, और वोल्टेज फिटिंग यानी कि एक भाग तो वोल्टेज की तरह ही रखना है और दूसरा भाग यहाँ पे फिट कर देना है ला करके। इस रिएक्शन को हम वोल्टेज फिटिंग कहेंगे। अब देखो, अगर हम वोल्टेज का नाम ही खत्म कर दें, खाली फिटिंग रख ले, अगली रिएक्शन है खाली फिटिंग अभिक्रिया, तो हमें क्या करना है, फिटिंग में हम क्या लेते हैं ए आर, तो यहाँ पे ए आर और एक्स प्लस 2Na, और यहां पर दूसरा वो मतलब वोल्टेज हमने खत्म कर दिया, खाली फिटिंग है। खाली फिटिंग का मतलब दोनों चीज फिट करनी है, दोनों चीज का मतलब ए आर एक्स वाली चीज फिट करनी है आपको। ये लो रिएक्शन कराओ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और देखो आपके पास क्या हो जाएगा, 2Na ले जाएगा इस एक्स को और ले जाएगा इस एक्स को, आपके पास देखो क्या निकल गया 2NaX, और साथ में आपके पास ये एरिल ग्रुप, ये आपके पास एरिल ग्रुप, इस तरीके से ए आर, ये आपके पास बना डाई एरिल ग्रुप या डाई फिनाइल ग्रुप इसे कह सकते हैं, डाई फिनाइल कह सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों फिटिंग अभिक्रिया। इस तरीके से तीनों रिएक्शन आई होप आपको एक शॉर्ट में याद हो गया होगा। तो देखो वोल्टेज अभिक्रिया, अगर पेपर में आए वोल्टेज अभिक्रिया तो आप क्या लिखोगे, बस क्या करना है वोल्टेज अभिक्रिया में कॉन्सेप्ट, तो क्या लिखोगे, जब वोल्टेज अभिक्रिया में क्या करना है, दो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ, बाकी आप निकाल दोगे Na X निकाल दोगे, और ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे। वोल्टेज अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड लेने हैं। वोल्टेज फिटिंग के अंदर एक नई चीज फिट कर देनी है ए आर एक्स, बाकी वोल्टेज वाला भाग ऐसे ही रखेंगे, और खाली फिटिंग के अंदर वोल्टेज का नाम निशान खत्म कर दो, दोनों चीज फिट कर दो। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। थ्योरी में क्या लिखेंगे, चलो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ए आर का मतलब इस तरीके से बेंजीन रिंग आप बना लीजिए, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू बी आर रख लीजिए प्लस, अब यहाँ पे 2Na और प्लस ए आर का मतलब इस तरीके से ले लीजिए, और यहाँ पे बी आर ले लीजिए। देखिए क्या होगा, 2Na ये ले गया इस बी आर को और ले जाएगा इस बी आर को, और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एरो के ऊपर शुष्क ईथर, और यहाँ पे आपका निकल जाता है 2NaBr, और साथ में ये बेंजीन रिंग आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि डाइफिनाइल बनता है। इसी रिएक्शन को हम कह देते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। मान लो पेपर में आपको लिखना है, पेपर में आप पहले थ्योरी लिखोगे फिर रिएक्शन लिखोगे, पेपर में आता है फिटिंग अभिक्रिया पे टिप्पणी कीजिए, तो आप लिखोगे जब एरिल हैलाइड की क्रिया, दो एरिल हैलाइड, एक ये रहा एक ये रहा, दो एरिल हैलाइड की एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है, तो डाइफिनाइल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और फिर वोल्टेज फिटिंग में क्या लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है, तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और वोल्टेज अभिक्रिया में क्या करना होता है, दोनों अभिक्रिया में, वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड लेने होते हैं। जब दो एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है, तो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से तीनों रिएक्शन आपको याद हो गई होंगी, और पिछले रिएक्शन भी आपने याद कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद मार्कोनिकोफ के नियम पर। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है विच इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसका नाम होता है बच्चों मार्कोनिकोफ का नियम। क्या होता है देखिए, मार्कोनिकोफ का नियम ये कहता है,
मार्कोनिकोव को समझने के लिए हमको कुछ रिएक्शन की तरफ जाना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये हमारे पास एल्कीन है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ या HBr के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। आपको मालूम है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ दें, देखो ये क्या है बच्चों, देखो ये एल्कीन है। आप ध्यान रखेंगे, जब एल्कीन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड आए, जब भी एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यानी कि किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के साथ क्रिया करती है, तो वो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। एक सिग्मा यहाँ पे होता है, एक पाई होता है, एक बॉन्ड को वो तोड़ देता है। ये जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का निर्माण दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से होता है। अब ये अटैकिंग रिएजेंट आएगा और ये आकर के बॉन्ड को तोड़ देगा इस तरीके से। देखो क्या बना आपके पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका कार्बन का है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे आएगा H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, कहीं पे भी आके H जुड़ जाएगा और कहीं पे भी आके Cl जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखो हमारे पास क्या बन रहा है प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2, ये एक सी रहा, मतलब इसको हम छोटे में करके ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, मतलब क्या नाम हुआ इसका, एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब, और दो से पहले क्लोरो आ रहा है, दो यानी कि क्लोरो, और दो कार्बन का मतलब एथेन, ये क्लोरो एथेन बन रहा है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे कर दूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, चलिए पहले आप इसे बताइए कि आप इस रिएक्शन को सोल्व कर पाएंगे, और मैं आपसे कहता हूं HCl के साथ ये रिएक्शन कराइए। बताइए कैसे होगी ये रिएक्शन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अब कहीं पर भी आप H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव, चलो यहाँ पे H जोड़ देते हैं, यहाँ पे Cl, प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, दूसरी लोकेशन पे क्लोरो आ रहा है, दो क्लोरो, और ये हो गया ब्यूटेन, इस तरीके से। अब ट्विस्ट आएगा उस कहानी में, देखो जैसे हमारे पास लिख रहा है, मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये नहीं सोचना कि ये इतनी सारी रिएक्शन क्यों बताई जा रही है, मार्कोनिकोव का तो एक ही रूल्स है, ये भी रिएक्शन पेपर में आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, इसी के आधार पर बात करी जाएगी। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ। अब देखो अटैकिंग रिएजेंट है, ये क्या करेगा भाई, आकर के बॉन्ड को काट देगा इस तरह से। देखो क्या बना आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर वैलेंसी एक डॉट इसका, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन के पास और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस इस कार्बन के पास। खैर यहाँ पर जो कार्ब कैटायन मैकेनिज्म लगती है, अच्छा अब होगा क्या, देखिए अब सवाल ये है कि हमारे पास अब तक क्या होता था कि हम कहीं भी H जोड़ देते थे, यहाँ पर कहीं भी H जोड़ दिया, कहीं भी Cl। अब सवाल ये है कि ये जो H है, H पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाए, कहां पर H आकर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा H, ये इस कार्बन पर जुड़ेगा H, या Cl इस कार्बन पे जोड़े, H इस कार्बन पे जोड़े। सवाल ये है, एक चॉइस तो हमारे पास ये हो सकती है, देखिए कि हम H यहाँ पे जोड़ दें और Cl यहाँ पे जोड़ दें। दूसरी चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2, इस तरीके से, यही तो था। हम दूसरी चॉइस ये हो सकती है कि Cl यहाँ पे जोड़ो और H यहाँ पे जोड़ो। तो मार्कोनिकोव ने क्या बताया कि भाई ये वाला प्रोडक्ट जो होगा, ये प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। यानी कि मार्कोनिकोव ने बताया कि जब ये जो एल्कीन है, देखो जिसमें ये जो एल्कीन है इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, ऐसी एल्कीन को हम कहते हैं सममित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर इस एल्कीन को देखो, इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर इसमें हाइड्रोजन की संख्या एक है और इसमें हाइड्रोजन की संख्या दो है। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं होती है तो ऐसी एल्कीन को हम कहते हैं बच्चों असम्मित एल्कीन। तो मार्कोनिकोव ने बताया कि जब असम्मित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय अणु के साथ कराते हैं, ध्रुवीय का मतलब एक पॉजिटिव ध्रुव है, एक निगेटिव ध्रुव है, ध्रुवीय अणु के साथ कराई जाती है, तो ध्रुवीय अणु का जो निगेटिव वाला भाग होता है, ऋणात्मक वाला भाग होता है, वह उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो देखो अगर हम इसको, इस Cl को कहां जोड़ेंगे, ऋणात्मक भाग को इस वाले कार्बन पे जोड़े या इस कार्बन पे जोड़े, तो मार्कोनिकोव ने क्या बताया कि निगेटिव भाग उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखो एक है और इसमें हाइड्रोजन की संख्या दो है, तो ऋणात्मक वाला भाग कहां आकर जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी Cl आकर के यहाँ पे जुड़ गया और ये हमारा मुख्य प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी रूल को हम कहते हैं मार्कोनिकोव का रूल। खैर
क्या हुआ ये मार्कोनिकोव का रूल ये कहता है, तो थ्योरी में क्या लिखोगे, जब असम्मित एल्कीन की क्रिया, ये केवल असम्मित एल्कीन पे लागू होता है, जब असम्मित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय अणु के साथ कराई जाती है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको इसके आधार पर सोल्व करना है। हमारे पास लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैं रिएक्शन करा देता हूँ इसकी वाटर के साथ। देखिए क्या होगा, ये रिएक्शन आपको करानी है, वीडियो को पॉज करिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहला सवाल ये देखिए, क्या ये असम्मित एल्कीन है? यस। असम्मित एल्कीन कैसे पता करें, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है और डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन में अगर हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है बच्चों, इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या 0 है और इसमें 2 है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब ये असम्मित एल्कीन है। जब असम्मित एल्कीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, ध्रुवीय अणु। क्या ये ध्रुवीय अणु है? देखो H पॉजिटिव होता है बच्चों, OH नेगेटिव होता है, कराई जाती है तो हमारे पास जो निगेटिव वाला भाग यानी ये निगेटिव है उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ठीक है, ये बॉन्ड कट जाएगा सबसे पहले, ये क्या होगा, बीच का बॉन्ड काट दो। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे रह गया आपके पास C और ये CH2, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये लो। अब क्या होगा, बोलो निगेटिव भाग कौन से कार्बन पे जोड़े, इस पर या इस पर? तो निगेटिव वाला भाग उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसलिए यहाँ पे जोड़ देंगे OH और यहाँ पे जोड़ दिया H और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। इसी नियम को हम कहते हैं मार्कोनिकोव का नियम। अब वो पेपर में लिखने के लिए देगा तो आप इस तरीके से लिखोगे, जब असम्मित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय अणु के साथ कराई जाती है तो ऋणात्मक वाला भाग निगेटिव वाला भाग उस वाले कार्बन पर आकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसे ही मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। लेकिन इसके आधार पर हम कोई सी भी रिएक्शन को पेपर में आपसे सोल्व करा सकता है, अगर सोल्व कराएगा तो आप बस मार्कोनिकोव का ध्यान रखेंगे और उसे लगा देंगे। एक सवाल और देता हूं आपको, देखिए एक शब्द आता है यहीं पर एंटी मार्कोनिकोव, एक और किताब है एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसको एक और नाम से जानते हैं हम खरास प्रभाव, प्रति मार्कोनिकोव का नियम या खरास प्रभाव, या इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं परोक्साइड प्रभाव। देखिए बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और यहां पे एरो के ऊपर पेपर में लिखा जाए परोक्साइड, अब देखो क्या होगा, आप इस रिएक्शन को क्या आप करा पाएंगे? देखिए H पॉजिटिव Br नेगेटिव, देखो ये असम्मित एल्कीन है और ये ध्रुवीय अणु है, तो क्या करोगे, बॉन्ड को काट दो, बॉन्ड को तोड़ दो, यानी कि यहाँ पे खैर एक कार्ब कैटायन बन जाएगा। देखिए किस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2, इस तरह से मान सकते हैं। चलिए अब देखो क्या होगा, बोलिए कहां पर आकर आपके हिसाब से Br जुड़ेगा, कहां पर आकर H जुड़ेगा, क्या सोचते हैं आप? निगेटिव वाला भाग ये है, निगेटिव वाला भाग कौन से कार्बन पर जुड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है तो Br यहाँ पर जुड़ जाएगा और H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगा क्या, परोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन अपोजिट हो जाती है। मतलब आप लिखेंगे कि जब असम्मित एल्कीन की क्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ कराई जाती है तो जो निगेटिव वाला भाग होता है वो उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, यानी Br यहाँ पर जुड़ेगा और H आपका आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से इस बार ये प्रोडक्ट होगा। अगर मतलब परोक्साइड लिख दिया जाए पेपर में या एरो के ऊपर, तो इस क्रिया को अंदर, इस क्रिया के अंदर क्या होता है, जो ऋणात्मक वाला भाग होता है वो उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है और इसी नियम को कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। ये खरास प्रभाव, क्योंकि खरास साइंटिस्ट थे और ये परोक्साइड की उपस्थिति में काम होता है इसलिए इसे परोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन पेपर में अगर आपको दे दे तो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे ये रिएक्शन दे दे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पे लिख दिया HCl और यहाँ पे लिख दिया आप पेपर में परोक्साइड, तो इस रिएक्शन को आप कैसे सोल्व करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 कहां पे जोड़ें, बोलिए, परोक्साइड लिखा है तो आप क्या करेंगे, निगेटिव भाग उस कार्बन पे जोड़ेंगे यानी Cl वाला, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है यानी Cl यहाँ पे H यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये ध्यान रखेंगे, ये इफेक्ट केवल HBr के साथ लगता है, बाकी मार्कोनिकोव लगेगा हर जगह पर। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर ये HBr होता तो निगेटिव भाग उस कार्बन पे जुड़ता जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ HCl है तो निगेटिव वाला भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी Cl यहाँ पे और H आपका यहाँ पर। कंक्लूजन ये निकल रहा है, परोक्साइड प्रभाव जो है वो केवल HBr पर अप्लाई होता है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक और नाम से ये सवाल पेपर में आ सकता है बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
और एक और नाम से ये रिएक्शन पेपर में आ सकती है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से भी ये रिएक्शन पेपर में आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको एल्किल हैलाइड ले लेने हैं। कार्बन की वैलेंसी देखो 4 होती है। इस तरीके से एक और कार्बन ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने 2 कार्बन रख लिए। कार्बन एक बॉन्ड इधर बना गया, 2 3 4। ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 4। इस तरीके से कार्बन कार्बन की वैलेंसी हो गई है। अब देखो हमें ये क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है इसको। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए यहाँ पे बच्चों H लगा देते हैं, H लगा देते हैं, H लगा देते हैं, H लगा देते हैं, H लगा देते हैं। अगर सब वैलेंसी पर H H हो तो देखो एक वैलेंसी हमने छोड़ दी, इसका मतलब ये एल्किल ग्रुप है। और यहाँ पर हम लगा देते हैं हैलाइड का मतलब FCl Bri, कोई सा भी चलो लगा देते हैं X, यानी कि ये हमने यहाँ पे बना दिया एल्किल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हैं। जब एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप क्या सोचते हैं, देखो ये K जो होता है, मैं कहता हूं आपसे कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप क्या सोचते हैं, देखो K पॉजिटिव होता है, उधर Br निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव भाग आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं। KBr आपका बाहर निकल गया प्रोडक्ट के रूप में। अब देखो क्या होगा, इतनी बात तो देखो आपको मालूम होगी कि KBr को ले गया और ये वैलेंसी खुली रह गई। अब बाकी क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ता है। OH होता है आपका निगेटिव, के पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला भाग निगेटिव वाले भाग को लेके निकल गया, OH निगेटिव होता है, तो ये क्या लेगा बच्चों, पॉजिटिव H को, यानी कि ये किसी भी H को ले लेगा। अब सवाल ये है, ये जो OH है ये कौन से वाले H को लेकर के जाएगा, एक H अगर इसे मिल जाए तो H2O हो के ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये कौन से H को लेगा, इस वाले को लेगा, इस वाले को लेगा, इस वाले को, इस वाले को, कौन से को लेगा। तो ध्यान रखेंगे, जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह यानी कि जैसे ब्रोमीन वगैरह कुछ भी हो सकता है जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। उससे अगला जो कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, जल का जो अणु निकलेगा, यानी कि जल का अणु कब निकलेगा, जब OH जो है वो किसी H को लेगा। तो वो जो H लेगा वो कौन से वाले कार्बन से लेगा, अल्फा से नहीं लेगा, वो किससे लेगा, बीटा कार्बन से। चलो बीटा में 3 कार्बन कोई सा भी ले लो, बीटा वाले से इससे H ले लिया। तो अब क्या हुआ बच्चों, एक H और एक H ये H2O, इस तरीके से वाटर के फॉर्म में H2O बाहर निकल गया। अब देखो आपके पास क्या बचा भाई, इधर से Br चला गया इस कार्बन की, ये तो ऑलरेडी साफ हो गया। और इस वाले कार्बन से Br कट गया और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन कट गया। मतलब ये वैलेंसी इसकी खुली रह गई और ये वैलेंसी इसकी खुली रह गई। अब ऐसे तो खुली नहीं रहेंगी, ये दोनों वैलेंसी, ये वाली जो ये वैलेंसी है, ये दोनों वैलेंसी आपस में ज्वाइंट होकर के डबल बॉन्ड बना लेंगी, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगी। कुछ इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। देखो H H और यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड और ऊपर H और यहाँ पर क्या है बच्चों, H है। और ये दोनों वैलेंसी कनेक्ट हो गई यहाँ पे इस तरीके से, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। जब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो इसको हम कहते हैं एल्कीन। मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में जो वाटर निकल रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलने के लिए जो हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन परमाणु कहां से निकल रहा है बच्चों, बीटा कार्बन से। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। मतलब थ्योरी में क्या लिखेंगे कि जब बीटा कार्बन युक्त ऐसा एल्किल हैलाइड लेना है आपको जिसके अंदर बीटा कार्बन हो, जब बीटा कार्बन युक्त एल्किल हैलाइड की क्रिया, और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, जब ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन पाया जाता है, जब उसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो KBr KX यानी कि KX निकल जाता है, KBr कुछ भी KBr निकल जाता है। और जल का अणु निकलने में जो हाइड्रोजन परमाणु निकलता है वह बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और देखो इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से और एक यहाँ से हेलोजन निकल रहा है, इसलिए नाम कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए हाइड्रो, और हेलोजन निकल रहा है इसलिए नाम पड़ा हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो हम क्या लिखेंगे, जब वह एल्किल हैलाइड, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन पाया जाता है, जब एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करता है तो जल का अणु बाहर निकलने में हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन से विलोपित होता है, इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक और रिएक्शन मैं आपको दे देता हूं, क्या आप इसे सोल्व कर पाएंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों ये H यहाँ पर H है और यहाँ पर हमने दे दिया H और यहाँ पर हमने लिख दिया Cl और रिएक्शन करा दी KOH के साथ एल्कोहलिक KOH। प्रैक्टिस करिए इस रिएक्शन की, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। पहला सवाल तो ये है, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और उससे अगला होता है गामा कार्बन। अब क्या होगा, आप क्या करेंगे,
के निकाल जाएगा x को लेकर के, और KX आपका यानी कि KCl बाहर हो गया। अब भैया OH, OH जो है वो कौन से कार्बन से जाएगा, वाटर को निकालने के लिए कौन से कार्बन से H लेगा, जाहिर है कि बीटा से लेगा, तो इस तरीके से यहां से H निकल गया, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। देखो क्या बचा बच्चों, अब आपके पास इस वाले कार्बन की भी ये वैलेंसी खुली है और इस वाले कार्बन की भी ये वैलेंसी खुली है। दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है, यानी कि ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी, ये दोनों वैलेंसी आपस में पास पास वाले कार्बन की मिलकर के डबल बॉन्ड को बना देंगे इस तरीके से। देखो यानी कुछ ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, CH H H, ऊपर CH और नीचे से तो निकल ही गया है, और ये CH और ये H, और इस तरीके से ये डॉट आपस में कनेक्ट होकर डबल बॉन्ड बना गया, मतलब आपके पास बन जाता है यहाँ पर एल्कीन। चलिए एक और रिएक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, हमारे पास C, मान लो हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, यहां पर हमने H H H H H सब जगह पर लगा दिया, और देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने लगा दिया चलिए Br, और यहां पर हमने H H H। अब देखें क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे? देखिए क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उससे अगला कार्बन बीटा होता है, और ये वाला भी कार्बन उससे अगला है, तो ये भी बीटा होगा और ये गामा होगा। अब देखें क्या करेंगे आप, K तो ले जाएगा Br को, ये तो आपने निकाल दिया। अब देखो क्या होगा, OH जो है वो सवाल ये है, दो बीटा इसके पास आ गए, इस वाले बीटा से H को लेगा या इस वाले बीटा से H को लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बोलो क्या करें? चलिए मान लेते हैं, मान लिया हमने, देखो ये जो OH है इस वाले कार्बन के इस वाले बीटा को ले लेते हैं। पहले इस वाले बीटा को अगर हम मान लो सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले इस बीटा को निकाल देते हैं, ये तो निकल गया KBr, इसकी एक डॉट खुला रह गया, और अगर ये इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा तो इसका भी डॉट खुला रह जाएगा। देखो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, H H, ये H, और यहां पर C ऊपर H, यहां पर C ऊपर H, और यहां पर C और H H H, ये दोनों डॉट आपस में कनेक्ट हो गए, बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड बन गया। एक प्रोडक्ट तो आपके पास ये हो सकता है, मान लो पहला प्रोडक्ट 1। अब क्या कर रहे हैं आप, ये सोच रहे हैं अगर कि OH जो है इस वाले कार्बन से निकल जाए, ये जो OH है इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को ले ले, तो देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। अब ये नहीं ले रहा, अगर वो इससे ले ले तो देखो क्या बनेगा, CH, और ये ले लिया तो इसका मतलब ये डॉट खुला रहेगा आपके पास। अब क्या बना आपके पास, CH, और यहाँ पे इसका डॉट खुला है, और Br ऑलरेडी निकला गया है, इसका डॉट खुला है, ये आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड यहाँ पे बना गए। ठीक है जी, अब आगे कार्बन पे चलो, दो कार्बन हमने लिख दिए, तीसरे कार्बन की तरफ, तीसरा कार्बन ये रहा, यहाँ पर है CH, और यहाँ पर है CH3। इस तरीके से आपका दूसरा प्रोडक्ट है। अब देखो एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सेटजेफ। अगर इस तरीके की एल्कीन आ जाए, इस तरीके की एल्किल हैलाइड आ जाए जिसके अंदर एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो, तो जल का अणु निकलने में दो प्रकार की एल्कीन बनती है। एक एल्कीन तो ये बनेगी, देखो ये भी एल्कीन बनेगी बच्चों, और ये भी एल्कीन बनेगी। सेटजेफ ने बताया कि कौन सी मुख्य एल्कीन होगी, सेटजेफ ने बताया कि जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे, वो एल्कीन मुख्य रूप से बनेगी। तो सेटजेफ ने क्या बताया कि जब सेटजेफ का रूल क्या हुआ, जब वह एल्किल हैलाइड जिसमें एक से अधिक बीटा कार्बन पाए जाते हैं, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें एक से अधिक बीटा कार्बन पाए जाते हैं, जब एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करता है तो जल का अणु निकलने में दो प्रकार की एल्किन बनती है, लेकिन उनमें वह एल्किन मुख्य मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है। चलिए देख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है बच्चों, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से देखो इधर एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है CH3, और इधर भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से पहले प्रोडक्ट में दो एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे आगे कोई कार्बन ही नहीं है, कार्बन होता है तभी तो वो एल्किल ग्रुप कहलाता है, इससे आगे कार्बन होता है तो उसे कहते हैं एक एल्किल ग्रुप। ये अगला कार्बन है, इस कार्बन के आगे देखो केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको हम इसके अंदर कितने एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक, और उसके अंदर
इधर भी जुड़ रहा है और इधर भी जुड़ रहा है, दो एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, जिसमें ज्यादा मिलेंगे वो वाली एल्किन मुख्य मात्रा में बनेगी। तो आप इसके नीचे लिख देंगे ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा मुख्य होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा अल्प होगा। सेट नियम आएगा पेपर में तो आप ये वाली एल्किन का एग्जाम्पल देंगे और दोनों एल्किन बनाएंगे और लिखेंगे ये इसकी थ्योरी। थ्योरी में आप क्या लिखेंगे फिर से बताइए। जब एक से ज्यादा बीटा का हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन वाले एल्किल हैलाइड की क्रिया अल्कोहलिक क्लोज के साथ कराई जाती है तो दो प्रकार की एल्किन बनती है, लेकिन उनमें वह एल्किन मुख्य मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है। फिर ये एग्जाम्पल आप देकर के आ जाएंगे। इस तरीके से हेलो एल्केन के अंदर जितनी भी रिएक्शन थी वो हमने कंप्लीट कर ली, वो हमारा खत्म हो गया पोर्शन। अब बात करेंगे हम अगले चैप्टर अल्कोहल की, और जितने चैप्टर शेष बचे हैं उनके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आती है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर की, अल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शन पेपर में आ सकती हैं उस चैप्टर को खत्म करते हैं। अल्कोहल के चैप्टर से एस्टरीकरण पेपर में आ सकता है। एस्टरीकरण देखिए, एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का बनना। एस्टर कैसे बना है? एस्टर का मतलब होता है RCOOR। अगर ये ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट है तो वहां पर एस्टर मौजूद है, इसका मतलब ये है। देखिए एस्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिए एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल का मतलब होता है CH3COOH, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए एथिल अल्कोहल के साथ। एथिल अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH। मान लो ये जो रिएक्शन है ये H2SO4 की उपस्थिति में होती है। अब होगा क्या, देखो आपको मालूम है यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है। मैंने बताया कहीं भी HOH पास पास होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो। इस तरीके से ये H2O बाहर निकल जाता है और देखो क्या बच गया, इधर आपके पास बच रहा है CH3COO और इधर बच रहा है C2H5, ये आपस में जुड़ जाते हैं तो CH3COO C2H5, और इसी को हम कहते हैं बच्चों एस्टर। इस रिएक्शन में एस्टर बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीकरण। तो पेपर में क्या लिखोगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एस्टर बनता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। बस क्या लेंगे, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन कराओगे, इसके साथ बस एस्टर बना दोगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। एक रिएक्शन इस पेपर के इस चैप्टर से आ सकती है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक अम्ल क्या होता है, बस ध्यान रखेंगे आप। पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए, पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए आपको लेनी है फिनोल। फिनोल का मतलब होता है ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो फिनोल है। फिनोल की जो रिएक्शन है आपको करा देनी है यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। HNO3 को हम ब्रेक करके लिखें, खोल के लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं OHNO2, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है H2SO4 की उपस्थिति में प्रोसीड होगी। अब जब ये रिएक्शन आगे कराएंगे तो देखो क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप, ये ऑर्थो पे और 2 पे और 4 पे और 6 पे आगे जुड़ जाएगा। देखो ये पहली लोकेशन है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये देखो कहां पर आकर के जुड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास OH तो है ही, और ये जो NO2 ग्रुप है ये 2 पे आके जुड़ गया NO2, 4 पे आकर के जुड़ जाएगा NO2 और 6 पर आकर जुड़ जाएगा NO2। इस तरीके से इसको ही हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। देखो जहां पर भी NO2 ग्रुप आकर के जुड़ेगा, ये यहाँ पर जुड़ा, 2 पर जुड़ा, 4 पर जुड़ा और आकर के 6 पर जुड़ा, वहां पर कब जुड़ेगा, यानी कि जब कोई ग्रुप यहाँ पर जाएगा तो वहां से एक H निकलेगा और जैसे ही वो H निकलेगा वो H इस OH को ले जाएगा और इस तरीके से वहां से 3 H निकले तो ये 3 OH यहाँ पर है, यानी कि 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 3 OH, 3 NO2 ग्रुप यहाँ पे जुड़े तो इसके सामने आप 3 लगा दो, बस कंप्लीट हो गया। इसको आप पोस्ट में कर सकते हो अपने समझने के लिए। तो क्या लिखोगे, जब फिनोल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो 2, देखो 2 पे है नाइट्रो ग्रुप, 4 पे है और 6 पे है, 2 4 6, 3 बार आ रहा है तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये इसको हम कहते हैं इतने वाले पोर्शन को फिनोल। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनता है और इसी को हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ये एक विषैला पदार्थ होता है। तो पिक्रिक अम्ल पे टिप्पणी करने के लिए आइए क्या लिखोगे, जब फिनोल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन अभिक्रिया। देखिए रीमर टीमन अभिक्रिया में भी फिनोल ही हमारा रिएक्टेंट होता है और रीमर टीमन रिएक्शन में फिनोल को लेते हैं और आप ध्यान रखेंगे फिनोल की रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और साथ में इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ। अब जब रिएक्शन कराएंगे देखो क्या बन सकता है, आप देखो इधर Na है और इधर पास में रखा है बच्चों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, इसके अंदर Cl मौजूद है।
आपको मालूम है, मैंने अभी आपको बताया है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट रिएक्शन करके निकल जाएंगे NaCl। अब बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। बैलेंस करने का मतलब ये होता है जितने मॉलिक्यूल्स एरो के इधर होते हैं, विकारक में होते हैं, उतने ही उधर होने चाहिए। देखो इधर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3 होता है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के हैं, तो उधर सामने भी हमें 3 लगाने होंगे। जब यहाँ पे 3 लगाए तो क्लोरीन इधर भी 3, इधर भी 3, लेकिन अब इधर सोडियम 3 हो गए तो यहाँ पे सोडियम के सामने भी 3 लगा देते हैं, बस कंप्लीट हो गई बात। अब क्या करेंगे, अब देखो जो बच गया, इधर क्या बच रहा है CH और इधर बच रहा है OH। OH के कितने बच रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। बस अब आपको ये काम करना है, इसे फिनोल को ऐसा का ऐसा ही लिखो OH, और ये जो CH है यहाँ से एक ऑक्सीजन इसे पकड़ा दो इस तरीके से, और इसे यहाँ पे जोड़ दो ऑर्थो लोकेशन पे CHO। अब देखो क्या बच गया शेष। बच्चों हमारे पास कितनी ऑक्सीजन बच रही है, 3 ऑक्सीजन में से देखो 2 ऑक्सीजन बच रही है, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो वहां पे हमने यूज कर दी, 3 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बच रही है। जितनी ऑक्सीजन बची है उतने वाटर लिख दो, 2 ऑक्सीजन बच रही है तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दो, और इस प्रोडक्ट के नाम होते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रीमल टीमन अभिक्रिया। मतलब जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमल टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। अगली रिएक्शन देखते हैं हम, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे रिएक्शन भी फिनोल की है। देखिए फिनोल को ले लेते हैं, यहां पर हमने फिनोल को लिया और OH, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है बच्चों NaOH के साथ। आपको मालूम है यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, क्या निकल जाएगा, पानी माइनस वाटर H2O। देखो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर O बच रहा है, यहाँ पर Na बच रहा है, ये जाकर के वहां पे जुड़ गया, सोडियम फिनोक्साइड। अब यहाँ पे आप डालेंगे CO2, CO2 का मतलब C ठीक है जी। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ONA, अब ये C है, ये C जो है ये आकर के यहाँ पे जुड़ेगी। आपको मालूम है जहां भी कोई रिएजेंट जुड़ेगा, यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर के मालूम अंदर आपको मालूम होगा वहां से एक H निकलेगा, यानी कि C और ये एक H निकला, वो यहाँ पे जुड़ेगा। अगले स्टेप में आपको डाल देना है, देखो ये क्या है, Na बच रहा है, यहाँ पे HCl डाल दो। अब HCl जैसे ही डालेंगे Na प्लस Cl माइनस, ये बाहर हो गया NaCl, और ये जो H जुड़ रहा है ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इस तरीके से देखो क्या बना आपके पास, OH और ये आपके पास COOH, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे बोलो, जब फिनोल की क्रिया बस एक ही बार में लिख देंगे, NaOH और CO2 के साथ कराई जाती है तो हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा लिख सकते हैं आप, जब फिनोल की क्रिया NaOH CO2 और HCl के साथ कराई जाती है तो हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी इस रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिनोल को लिखो और देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से बच्चों, NaOH CO2 और नीचे आप लिख सकते हैं HCl, और डायरेक्ट आप ये भी बनाकर आ सकते हैं पेपर में OH और यहाँ पे COOH। चलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे कोल्बे अभिक्रिया। आगे बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आती है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ये लीजिए विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, ये ईथर की रिएक्शन होती है, ईथर बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो इसके अंदर आपको एल्किल हैलाइड लेना है और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा देनी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये सोडियम है, ये एल्किल ग्रुप है, और ये ऑक्साइड लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। ये एल्किल हैलाइड है और ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो देखो क्या बनेगा, आपको मालूम है Na पॉजिटिव होता है और ये ले जाएगा X को। इस तरीके से यहाँ से NaX बाहर हो गया और आपके पास देखो क्या बना, RO बच रहा है, यहाँ पे ये एक R बच रहा है, ROR। इसी चीज को हम कहते हैं ROR को ईथर। तो ईथर बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर की आखिरी अभिक्रिया देखिए, एक और रिएक्शन हमारे पास लिख रहा है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। अच्छा निर्जलीकरण ये क्या होता है, उससे पहले चलिए एक बात आपको बता देता हूं, इसको छोड़ करके फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अगर ये पूछ ली जाए, ये भी पूछते हैं पेपर में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिनोल को लीजिए, देखिए फिनोल OH और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3Cl के साथ, मतलब एल्किल हैलाइड की साथ रिएक्शन करेगा ये, और ये जो रिएक्शन होगी वो AlCl3 की उपस्थिति में होती है। देखो क्या होगा बच्चों, ये जो होता है ये वाला पोर्शन, ये क्या करेगा,
कि यहां से जो H निकलेगा उसके साथ निकल के बाहर हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझो, देखो ये जो CH3 ग्रुप है ये या तो यहाँ पे आके जुड़ेगा ऑर्थो पे, इस लोकेशन को ऑर्थो कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप से आगे की लोकेशन ऑर्थो होती है, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा, या तो ये ऑर्थो पे आके जुड़ जाएगा या ये पैरा पे आके जुड़ जाएगा। कुछ किताबें कहती हैं कि दोनों का मिक्सर बनेगा, तो हम भी ये कर देते हैं, देखिए क्या होगा। OH जो है दो तो ऐसा कैसी है, और ये CH3 या तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, कुछ कहती हैं कि दो दो मिक्सर बनते हैं, यानी कि इस तरीके से, और ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया। अब क्या हुआ, जहां से भी आकर के ये CH3 जुड़ेगा वहां पे एक H निकलेगा और वो HCl को ले जाएगा, मतलब -HCl, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है पैराक्रिसोल। तो क्या देखने को मिला हमें, जब फिनोल की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में, जब फिनोल की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन की, आखिरी रिएक्शन एल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर की। देखिए निर्जलीकरण, इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण में आपको क्या करना है, आप एल्कोहल को ले लीजिए। देखिए एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या हुआ बच्चों, एथिल एल्कोहल। चलो दो कार्बन की एथिल एल्कोहल का मतलब दो कार्बन होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से, और यहाँ पे OH, ये एथिल एल्कोहल है। ये जो रिएक्शन है जब आप इसको H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो देखो क्या होगा, ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से अगला कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो ये जो OH है बच्चों, ये वाटर को निकालने के लिए देखो क्या करेगा, कहां से लेगा, वाटर को निकालने के लिए ये H यहां से ले लेगा, इस तरीके से OH H आपस में निकल जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। देखो क्या हुआ अब आपके पास, यहां से इसकी वैलेंसी खुली रह गई और इस कार्बन की वैलेंसी, ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट होकर एल्कीन बना लेंगे। मतलब देखो CH, इसी तरीके से C ऊपर H, इधर H, और इसकी डॉट आपस में कनेक्ट हो गया और ये बन गई आपके पास एल्कीन। तो क्या लिखोगे इस रिएक्शन के अंदर, जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो जल का अणु निकल जाता है और एल्कीन बन जाती है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की तरफ अब आपको लेकर के चलते हैं, मैकेनिज्म। देखिए वास्तव में रिएक्शन हुई कैसे, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है, क्रियाविधि इसलिए हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो H2SO4 है वो ब्रेक होगा पहले स्टेप में, H2SO4 टूट जाता है H प्लस में और HSO4 माइनस में। अब क्या होगा, अब देखो क्या है बच्चों, हमारे पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल को लिखो CHH और यहां से इस तरीके से HHOH। ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है लोन पेयर होते हैं। अब वो अगले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये प्रोटॉन बनता है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं पहला स्टेप प्रोटोनीकरण, प्रोटोनेशन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब ये H प्लस आएगा, H प्लस, और H प्लस का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इस कमी को पूरा कहां से करेगा, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कमी पूरा कहां से करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मात्रा होती है, तो ये आएगा और यहां से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से देखो क्या आपके पास बनेगा HHH, और यहां पर CHH, और यहां पर O, और ये H। अब जैसे ही आकर के यहां पे जुड़ा, अब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए देने वाले पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा जी, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी और अपनी कमी को पूरा करते हुए इस तरीके से ये यहां से बाहर निकल जाएगी वाटर के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अगले स्टेप में देखो क्या होगा, ये यहां से बाहर निकल गया, देखो C, इसको ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं HHH, और ये CHH, और यहां से आपका क्या हुआ OH, और ये H, इस तरीके से ये तो आपका बाहर निकल गया ये इलेक्ट्रॉन को खींच करके। देखो क्या हुआ, माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स, और देखो क्या बना आगे HHH, और यहाँ H, और यहाँ पर H। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन हाइपर कंजुगेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ये इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ये डॉट तो कार्बन के पास ऑलरेडी है, इसने हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। अगले स्टेप में देखो क्या होगा, CHHH, और यहां से CHH डॉट, यानी कि पॉजिटिव कार्ब कैटायन बना। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन
प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया, H प्लस वो बाहर हो गया अपने इलेक्ट्रॉन वहां पे देके। अब ये जो डॉट है वो तो इसके पास बचा रह गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन वहां पे फेंक देता है, जिसकी वजह से आपके पास कुछ इस तरीके से सीन हो जाएगा H, और यहां पर ये डॉट इसका इसके पास ऑलरेडी है ही इस तरह से, और ये CH, और ये जो H से छीना था इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ये उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया, और इस तरीके से ये एल्कीन बन जाती है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म भी अगर आपके अंदर क्षमता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप याद रख लीजिए। इस तरीके से अल्कोहल, फिनोल और ईथर और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स 2 चैप्टर की रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर आता है हमारे पास एमीन और अगले एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शंस समाप्त हो जाती हैं। नेम रिएक्शन है बच्चों हमारे पास, इसके बाद रुजिनमुंड अपचयन। रुजिनमुंड अपचयन क्या होता है, देखिए रुजिनमुंड अपचयन जो अब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ये पाया जाता है, देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी में से कार्बन जो है 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, और जो 2 सिरे होते हैं उस पे अगर H लगा है या दोनों पर H लगे हैं तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर एक सिरे पर CH3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है और एक सिरे पर H है तो उसे हम फिर भी एल्डिहाइड कहेंगे, लेकिन अगर दोनों सिरों पर एल्किल ग्रुप हो जाए तो उसको हम कीटोन कहते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो दोनों लगभग लगभग सेम रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए रुजिनमुंड अपचयन जो होता है ये भी एल्डिहाइड की एक प्रॉपर्टी की रिएक्शन होती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रुजिनमुंड अपचयन के अंदर क्या करते हैं हम, देखिए रुजिनमुंड अपचयन में हमारे पास अगर कोई एल्डिहाइड है, एग्जाम्पल रुजिनमुंड अपचयन के अंदर हम कोई एसिल क्लोराइड लेते हैं, एसिल क्लोराइड का मतलब Rc डबल बॉन्ड OCl, और इसका अपचयन करा देते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन यानी कि H, इस तरीके से। और ये जो रिएक्शन है ध्यान रखेंगे कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती है। कैटालिस्ट का नाम है PD प्लस BaSO4, यानी कि यहाँ पे हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट 2 कैटालिस्ट उत्प्रेरक लेते हैं और इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आपको मालूम होगा, मैंने आपको बता रखा है ये Cl है, और यहाँ पर अपचयन के अंदर जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव है, Cl निगेटिव, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके देखो क्या निकल जाएंगे बच्चों, HCl निकल गया, और देखो क्या बचा रहेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O, और ये जो ये वैलेंसी है Cl यहां से निकला, एक H निकला, इस वैलेंसी पर एक H आकर के जुड़ गया, इस तरीके से H, ये आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन चुका है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रुजिनमुंड अपचयन। चलिए एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। R का मतलब जैसे हम रख सकते हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और इसके बाद इसका अपचयन करा देते हैं। अपचयन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, PD के साथ, और साथ में हो रहा है BSO4 की उपस्थिति में। अब देखो क्या होगा, इस तरीके से ये HCl को ले गया और जो एक H बच रहा है वो एक H आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, यानी कि आपके पास बना CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया इस तरीके से H। देखो क्या नाम बना इसका, ये आपके पास बन चुका है एल्डिहाइड। तो रुजिनमुंड अपचयन में क्या देखने को मिला हमें कि एसिल क्लोराइड है, जब एसिल क्लोराइड का PD और BSO4 की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनती है। इस अभिक्रिया को रुजिनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे नोट, एक सवाल अगर वो आपसे पेपर में पूछ ले कि यहाँ पे PD जो है इसका क्या काम है और BSO4 का क्या काम है, तो आपको मैं बता दूं कि PD जो होता है ये तो स्पीड को बढ़ाता है, और जो BSO4 होता है ये अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक मतलब कि अभिक्रिया को रोकता है। अब क्यों रोकता है, देखो आपके पास ये अगर आपने खाली PD डाल दिया और BSO4 न डाला तो जो आपके पास एल्डिहाइड बनती है, ये जो प्रोडक्ट आपका बना इसका भी अपचयन हो जाएगा, फिर से फर्दर देन इसका भी अपचयन हो जाएगा, और जब अपचयन होगा तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन, तो देखो क्या आपके पास बनेगा। अब जो ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से ये डबल बॉन्ड जो है अपचयन होने के, जब अपचयन होगा तो आपको मालूम है ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड की एक वैलेंसी पर जो ऑक्सीजन है उस पर आकर H जुड़ जाएगा और दूसरी पर भी H जुड़ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर जो BSO4 होता है वो अल्कोहल के बनने को रोकता है, अगर यहाँ पर BSO4 हम ना लें तो हमारे पास जो एल्डिहाइड बनती है उस एल्डिहाइड का भी अपचयन हो जाता है और अल्कोहल बन जाती है। इसलिए PD जो होता है ये तो अभिक्रिया को पूर्ण कराता है और BSO4 अल्कोहल के बनने को रोकता है। इस तरीके से हम रुजिनमुंड अपचयन के बारे में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद अगली रिएक्शन स्टीफन अभिक्रिया के बारे में।
स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है ये देखिए। स्टीफन अभिक्रिया के अंदर हम यहां पर ले सकते हैं साइनाइड यौगिक, कोई साइनाइड यौगिक जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड का मतलब होता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम साइनाइड यौगिक कहते हैं। अब देखो साइनाइड यौगिक की रिएक्शन अपचयन कराना है हमें इस अभिक्रिया में भी। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया, और ये रिएक्शन SnCl2 की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पे अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी। आपको पता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, वहां पे पाई बॉन्ड होता है। और जहां भी पाई बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां का एक बॉन्ड जो होता है कोई भी आक्रमणकारी अभिकर्मक तोड़ देता है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद उसकी वैलेंसी खुल जाती है। कुछ इस तरीके से देखो, इनके बीच में डबल बॉन्ड बच गया, और ये जो डॉट डॉट है वो एक कार्बन पर और एक नाइट्रोजन पर रह गए, यानी दोनों वैलेंसी खुल गई। अब जो दो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं, कार्बन पर और एक हाइड्रोजन पर। इस तरह से ये जो कंपाउंड बना है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इमीन। हम ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी इमीन बने तो हम उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा देंगे पूरे जीवन भर, केमिस्ट्री का ये रूल्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होगा, जब पानी के साथ रिएक्शन कराई और हल्का सा गर्म करेंगे तो गर्म करने पर गैस निकल जाएगी। देखो कौन सी गैस निकलने की संभावना है, NH3 अमोनिया। इस तरह से अमोनिया गैस बाहर निकल गई, जो ऑक्सीजन बचा है वो आकर के डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, और कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा CH3CH, और डबल बॉन्ड जो है उस पर आकर ऑक्सीजन जुड़ गया। मतलब देखो क्या बन गया है आपके पास, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक वैलेंसी पर CH3 एक जगह पर H, यानी ये एल्डिहाइड बन चुका है। देखो इस रिएक्शन में बस क्या हुआ, लिखोगे कि जब साइनाइड की क्रिया SnCl2 के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया जाता है तो हमारे पास एल्डिहाइड बनती है। इस अभिक्रिया को ही स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस तरह से आप इसके बारे में जानकारी देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो इमीन होती है, जब भी इमीन बनेगा कहीं भी तो वहां पे आप पानी निकाल देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड आपके पास बन जाता है। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ बात कर लेते हैं। अगली रिएक्शन है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, देखिए ध्यान दें। इटार्ड अभिक्रिया में हम ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर लिख रहा है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा दें तो इसका नाम हो जाता है बच्चों टालुइन, और इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं CrO2Cl2 की उपस्थिति में और CH2 की उपस्थिति में। दो कैटलिस्ट हमारे पास है, उत्प्रेरक हमारे पास है। तो देखो जब इनका ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमारे पास देखो क्या बनेगा। इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, जो ऑक्सीजन होती है उसकी दो वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की एक होती है, यानी कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के बराबर होती है। तो ये ऑक्सीजन आकर के बीच में यहाँ पर जगह बना लेती है। जब एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी बीच में तो दो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। देखो क्या होगा आपके पास C, और इस तरह से यहाँ से एक ऑक्सीजन बीच में आएगी तो दो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होंगे, हट जाएंगे, कुछ इस तरह से। ध्यान दें CHO मतलब एक हाइड्रोजन बचा रहा, एक ऑक्सीजन आई तो दो हाइड्रोजन निकल गए। अब वो जो दो हाइड्रोजन बच्चे निकले हैं उनमें जो एक ऑक्सीजन नीचे बच रही है वो इस एक ऑक्सीजन को ले जाते हैं और वाटर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे आप, ये हमारे पास बन चुका है कुल मिलाकर के मुख्य प्रोडक्ट बेंजील एल्डिहाइड। तो हम लिखेंगे जब टालुइन का या एल्किल बेंजीन का CrO2 और Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेंजील एल्डिहाइड बनती है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देकर के पेपर में आप आ जाएंगे। चलिए इसके बाद अगली रिएक्शन की तरफ चल देते हैं, क्लीमेंशन अपचयन। क्लीमेंशन अपचयन का मतलब, और इसी के साथ एक और अपचयन हम समझेंगे, उसका नाम होता है वोल्फ किशनर अपचयन। देखिए क्लीमेंशन अपचयन पहली, ये जो अपचयन होगा वो भी, ये दोनों अपचयन एल्डिहाइड के कीटोन के होंगे। चलिए हम यहाँ पे एल्डिहाइड बना लेते हैं, एल्डिहाइड बना लिया और इसका अपचयन कर देते हैं, मतलब H2 के साथ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी वो एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, ZnHg की उपस्थिति में होगी और HCl की उपस्थिति में होगी। देखो अब क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई देखो क्या आपके पास सीन यहाँ पर जनरेट होगा। देखो आपको मालूम है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक है। जब ये इसके साथ क्रिया करता है तो कुछ इस तरीके से आपके पास रिएक्शन होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास है। ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाता है पानी बनकर बाहर, और इस तरह से देखो आपके पास क्या बचा, CH3
और जो वैलेंसी खुल गया दोनों, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन लेके निकल गया, और ये जो वैलेंसी है इन जगह को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देते हैं अपने पास से। किसी भी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो वाटर के निकलने में 2 हाइड्रोजन यूज हुए और 2 सेटिस्फाई करने में यूज हुए, कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन यूज हुए, इसलिए यहाँ पर हम बैलेंस करने में 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मतलब H के कितने यूज करेंगे, 4। इस तरीके से आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है एल्केन। चलिए अगला देखिए, वोल्फ किशनर अपचेन। इसमें भी हम एल्डिहाइड या कीटोन को लेंगे। एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। अब देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास है तो फिर से आप वाटर को निकाल दो। जब वाटर बाहर निकल जाएगा, देखो आपके पास अब क्या बना है यहाँ पर HCH3, और इसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बच रहा है, और जो बच रहा है इसको ऐसा का ऐसे ही जोड़ो तो मतलब डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर NH2। अब देखो इसको हम गर्म करेंगे। आपको ये तो मालूम होगा, हम यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो गैस वहां से निकल जाती है। जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो गैस निकलती है वहां से। यहाँ पे कौन सी गैस मौजूद है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन निकल गई, और देखो आपके पास क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर HCH3, और दो वैलेंसी है यहाँ पे, और पास में 2 हाइड्रोजन है। इन्हें अलग अलग करके हमने लिख दिया, मतलब सब जगह पे सिंगल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब ये एल्केन बन चुका है। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और एक मध्यवर्ती बनता है। फिर इसको जब Eg और KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन बन जाती है। इस अभिक्रिया को ही वोल्फ किशनर अपचयन कहा जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे आज, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया को समझने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पहले एक शब्द मालूम होना चाहिए, ये आपको पता होगा, ऑक्सीकरण। कैनिजारो को समझने के लिए एक शब्द तो आपको मालूम होना चाहिए, ऑक्सीकरण, और दूसरा शब्द आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर अपचयन। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता है, फिलहाल इतना याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण होता है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो ऑक्सीकरण है, और अगर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ती है तो हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। चलिए इतनी बात आपको मालूम होगी। खैर, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया ये कहती है कि एल्डिहाइड के कैनिजारो अभिक्रिया को केवल वे रिएक्शन देंगे, पहली बात तो आप ये ध्यान रख लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता हो। मतलब कैनिजारो अभिक्रिया को कराने के लिए वे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को करेंगे, एल्डिहाइड का मतलब CHO, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता हो। कैनिजारो अभिक्रिया को कीटोन नहीं देते हैं, केवल एल्डिहाइड देते हैं, और वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना पाया जाए। देखिए अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO का मतलब। एल्डिहाइड से आगे चलो, मैंने इस तरीके से कार्बन लिख दिया, फिर उसके बाद कार्बन लिख दिया, फिर उसके बाद कार्बन लिख दिया। देखो कार्बन जो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से अगला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, उससे अगला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, और उससे अगला कार्बन कहलाता है गामा कार्बन। अब देखो क्रियात्मक समूह से अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, और मान लो इस अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उनको ही हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई इस कंपाउंड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिस कंपाउंड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो इस अभिक्रिया को नहीं देंगे। इस अभिक्रिया को कौन देंगे, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, वो कैनिजारो अभिक्रिया को देते हैं। सबसे पहली बात आप यही लिखेंगे पेपर में। अब देखें, जब अल्फा मतलब एल्डिहाइड ऐसे होने चाहिए अल्फा हाइड्रोजन विहीन, कॉन्सेप्ट में ये लिखेंगे, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया, देखिए जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे बच्चों, KOH ले सकते हो या NaOH ले लो, NaOH के साथ कराते हैं, तो एल्डिहाइड के कितने मोल लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2 मोल। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन 2 एल्डिहाइड की क्रिया, एल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है, तो एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और एक अणु का अपचयन हो जाता है। एक अणु का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। अपचयन से बनती है आपके पास एल्कोहल बन जाती है, और ऑक्सीकरण से आपके पास सोडियम लवण बन जाते हैं।
इस अभिक्रिया को ही हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसका हमने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और इसके आधार पे अब हम रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैंने क्या बताया कि भाई कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। अगर आप लिखेंगे पेपर में तो जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो एल्डिहाइड के एक अणु का अल्कोहल में अपचयन हो जाता है और दूसरे अणु का सोडियम लवण में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। देखो हमने ले लिया HCHO फॉर्म्यूल एल्डिहाइड। जैसे एग्जाम्पल देखो, अच्छा हमारे पास एल्डिहाइड का एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये आपको मालूम होगा ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी जो खुली है, इस वैलेंसी पर अगर यहाँ पर देखो हम कार्बन लिखेंगे और कार्बन पर हाइड्रोजन लगाएंगे तो इसका मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हमने ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड पर डायरेक्ट हमने लगा दिया H का मतलब क्या हुआ कि देखो ये तो हो गया आपके पास बच्चों क्रियात्मक समूह CHO। ये क्या चीज है? ये तो क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से अगर आगे कोई कार्बन होता तो वो अल्फा कार्बन होता। यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर? 0। इसका मतलब ये जो एल्डिहाइड है ये कैनिजारो को देगा, लेकिन हमें कैनिजारो कराने के लिए एल्डिहाइड के कितने अणुओं की जरूरत होती है? 2 अणु की। तो एक एल्डिहाइड ये ले लो, एक और एल्डिहाइड इसी तरीके का ले लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ये लीजिए, इस तरीके से हमने 2 एल्डिहाइड ले लिए और दोनों की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों? NaOH के साथ। बस ये लीजिए, इसके साथ हमने रिएक्शन करा दी। अब मैंने क्या बताया? एल्डिहाइड के एक अणु का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और एक अणु का अपचयन हो जाता है। देखिए अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का आकर के जुड़ जाना। अब होगा क्या? देखो अपचयन करने का मतलब ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, आपको मालूम है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो ये कमजोर बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। आप पहले इस वाली एल्डिहाइड में काम करना शुरू करो, देखो क्या होगा। HC यहाँ पर H है और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से टूट गया। एक जगह पर तो ऑक्सीजन है और एक जगह आपकी खुली रह गई। अब देखो जहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ से ये लोग इस तरह से, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और वो यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरह से। एक वैलेंसी खुली है, इस जगह पर वैलेंसी पर सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। देखो आपके पास इस कंपाउंड में OH आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास अल्कोहल बन चुकी है। अल्कोहल क्योंकि यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया, तो मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन के जुड़ने से अपचयन होता है और अपचयन से अल्कोहल बनती है। अब देखो ये इसका तो काम हो गया कंप्लीट, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। प्लस अब देखो ये इधर क्या बचेगा? अब इस वाले एल्डिहाइड की तरफ आ जाओ बच्चों, देखो क्या बना आपके पास HC डबल O और ये वैलेंसी इधर खुली हुई है। इस वैलेंसी पर देखो इधर क्या पार्ट बच रहा है? ONA। ये वाला पार्ट ONA आकर के इधर बच गया और यही आपका सोडियम लवण है। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कि ये कैनिजारो अभिक्रिया है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं अब कि क्या हमारे पास ये एक एल्डिहाइड दे देता हूं मैं एग्जाम्पल, हमारे पास लिख रहा है बच्चों C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है और यहाँ पर हमने लिख दिया CH3CHO, मतलब ये एसिड एल्डिहाइड है। कि क्या ये कैनिजारो अभिक्रिया को देगा? पेपर में ये आता है, तो बताइए क्या ये कैनिजारो अभिक्रिया को देगा या नहीं देगा? देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या ये कैनिजारो रिएक्शन को देगा? नहीं। जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कैनिजारो अभिक्रिया को नहीं देते। चलो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे लिख रहा है, एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है CH3 CH2CH2, बोलिए क्या ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा? देखो इसके पास अल्फा कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। एक और क्वेश्चन जैसे पेपर में पूछ ले सकते हैं आपसे, CH3CO CH3 क्या ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा? देखो ये एल्डिहाइड नहीं है, ये CO का मतलब होता है कीटोन ग्रुप है ये, तो जहां पे कीटोन आ क्या वो भी कैनिजारो अभिक्रिया को नहीं देगा। इस तरीके से हम कैनिजारो अभिक्रिया को कंप्लीट कर गए। तो कैनिजारो का कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे? बोलो फिर से, याद करो। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन 2 एल्डिहाइड के अणुओं की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो एल्डिहाइड के एक अणु का अल्कोहल में अपचयन हो जाता है और दूसरे अणु का सोडियम लवण में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल लेंगे और इसका प्रैक्टिस करते जाएं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद यहीं पर एक रिएक्शन आती है बच्चों, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या होता है? ध्यान रखें, जैसे कैनिजारो को कौन देता था? कैनिजारो को केवल एल्डिहाइड देते थे। कैनिजारो को भी मैंने क्या बताया? कैनिजारो अभिक्रिया की क्या शर्त होता है कि इस रिएक्शन को, कैनिजारो रिएक्शन को कौन देता था? केवल एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को आपके
एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और कीटोन भी दे सकते हैं। पहली बात, ये जो रिएक्शन है कैनिजारो विक्रिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड यानी कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड इस रिएक्शन को करते थे। इस रिएक्शन को, एल्डोल संघनन को, वो एल्डिहाइड या कीटोन करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, बस ये हमें कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इनका हम रिएक्शन कराएंगे। देखो क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट में, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया आपस में कराई जाती है, और किसकी उपस्थिति में, तनुछार, कोई छार ले सकते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन, एक या तो एल्डिहाइड ले लो दोनों, या दोनों कीटोन ले लो, जब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया, कैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया आपस में तनुछार की उपस्थिति में कराई जाती है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। जैसे दो एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड कौन से लेने पड़ेंगे बच्चों, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाए। तो देखो यहां पर ले लेते हैं, देखिए दो एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड तो चलो हमने ये ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे हमने लगा दिया अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं, इसका मतलब यहाँ पे CH3। देखो ये फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक और एल्डिहाइड ले लो, सेम मॉलिक्यूल्स लेने हैं। देखो अगर दो एल्डिहाइड ले रहे हो तो दोनों एल्डिहाइड लोगे, सेम एल्डिहाइड ले लो। जैसे एग्जांपल एक और एल्डिहाइड हम ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ले लिया हमने H। इनकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हो तनुछार, डाइल्यूट कोई भी हो तो आपके पास, कोई भी बेस ले सकते हो, ठीक है जी। अब होगा क्या, देखो डबल बॉन्ड मैंने बताया कमजोर होता है, बॉन्ड को तोड़ दो बच्चों, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर लिख रहा है H बच्चों, और यहां पर आपने बॉन्ड को ब्रेक करा दिया ऑक्सीजन के साथ। डबल बॉन्ड है एक जगह पर तो ऑक्सीजन रह गई और एक बॉन्ड खुल गया, अब ऑक्सीजन निगेटिव है। अब होगा क्या, देखो एक हाइड्रोजन यहां से, इसका अल्फा हाइड्रोजन एक जाएगा और वो जाकर के ऑक्सीजन पे आ गया, इस तरह से। यहाँ पे क्या बचा रह गया, CH2C डबल OH, तो ये वाला जो पोर्शन है बाकी ये आकर के यहाँ पे जुड़ गया, मतलब CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया H। ये ही आपका प्रोडक्ट बन चुका है। और देखो ये इस रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है। तो देखो ये क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अगला जो कार्बन है वो बीटा है, बीटा कार्बन पर OH ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। मतलब एल्डोल संघनन का मतलब क्या लिखेंगे कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया तनुछार की उपस्थिति में आपस में कराई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चों मैंने क्या बताया, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं हम और कीटोन भी ले सकते हैं हम। जैसे चलिए हमारे पास लिख रहा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो इस रिएक्शन में आपको करानी है तनुछार और इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। देखो ये क्या है बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहां से, आपको मालूम है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, आप अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देंगे और प्रोडक्ट को आप बना देंगे। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट इसका प्रिपेयर करना है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद एक शब्द आता है, जैसे आपने कैनिजोरा पढ़ लिया, एल्डोल संघनन पढ़ लिया, इसी की तरीके से एक शब्द आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता था, या तो आपको एल्डिहाइड लेनी होती थी या आपको कीटोन लेना होता था। इसमें क्या होगा, उसमें या तो सेम एल्डिहाइड ले लो या सेम कीटोन ले लो। इसमें क्या होगा क्रॉस एल्डोल संघनन में, जब अलग अलग चीज लेंगे, यानी कि जब एल्डिहाइड या कीटोन विपरीत अलग अलग एल्डिहाइड, या तो अलग एल्डिहाइड ले लो, कोई अलग एल्डिहाइड ले लो या एक कीटोन ले लो, जब अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जब अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे ही क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। और इसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ना भी हो तो भी ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास लिख रहा है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों H। चलिए इसके बाद हमने, चलो ऐसे कर सकते हैं, यहां पर हम कीटोन ले लेते हैं, जैसे CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और करा लो रिएक्शन को। देखो क्या होगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालो, बॉन्ड फिजिन कराओ, बॉन्ड तोड़ दो यहाँ का। देखो क्या बनेगा आपके पास HC, इस तरह से O और यहाँ पर है H। इसको आपने बॉन्ड को तोड़ दिया। अब यहां से इस वाले अल्फा से निकाल दो हाइड्रोजन और यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन दे दो और यहाँ पर जो आपके पास CH2 बच रहा है इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये लो, ये आपका क्रॉस एल्डोन संघनन हो गया। इस तरीके से आप लिखेंगे। जब अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्रॉस एल्डोन संघनन कहते हैं। इनमें एक अणु के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ना भी हो तो भी ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल आपने दे दिया, चलिए खत्म हो जाती है बात। इसके बाद अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास होती है विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। विकार्बोक्सिलीकरण इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप, हमने क्या जाना, जैसे CH3 डबल OH ये होता है एसिटिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में से अगर आप हाइड्रोजन को हटा दो बच्चों और जैसे CH3C डबल O और हाइड्रोजन की जगह पे Na लगा दो तो इसको हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। इसकी जो रिएक्शन है आपको दो कंपोनेंट के साथ करानी है। एक सोडा, इसकी जो रिएक्शन होती है वो आपको सोडा लाइम के साथ करानी होती है। सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO। ठीक, ये लो, तो यहाँ पे आप NaOH लिख दो और CaO, ये जो रिएक्शन में स्पीड बढ़ाने का काम करेगा, ऊपर लिख सकते हो आप। तो क्या लिखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल था, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपने सोडियम जोड़ दिया तो आप कहेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराई जाती है। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH का मिक्सर और CaO का मिक्सर। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये रिएक्शन में यहाँ पे भाग नहीं ले रहा, तो इसे ऊपर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ यानी एक्वोस्ट में कर दोगे NaOH और CO के साथ कराई जाती है तो एल्केन बन जाते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। देखो क्या होगा, यहाँ पे एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, इस तरीके से Na2 हो गया और देखो ये CO2 है, एक ऑक्सीजन ये यहां से ले जाएगा इस तरह से बच्चों। आपके पास देखो Na2 और ये CO, ओके, 1 2 3 यहां से इस तरीके से Na2CO3 बाहर हो गया और देखो ये CH3 है और एक H जो यहाँ पे बच रहा है वो आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मतलब साथ में बच गया CH4, एल्केन, मैथेन बन गया। मैथेन को हम कह सकते हैं एल्केन। एन की आवाज आ रही है तो हम कहेंगे विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराई जाती है तो एल्केन बनती है। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, सोडियम, इसके सोडियम लवण के अंदर एक कार्बन, दो कार्बन, वहां पे जो प्राप्त हो रही है एल्केन उसके अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, मतलब दो कार्बन से एक कार्बन बन रहा है। इसके अंदर जो कार्बन की संख्या में कमी हो जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं, हेल्बोल्डहार्ट जेलिंस्की की अभिक्रिया। आपने नाम सुना होगा HBZ अभिक्रिया, HBZ रिएक्शन, हेल्बोल्डहार्ट जेलिंस्की की अभिक्रिया। देखिए क्या होगा, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COOH और ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे ले लो CH3 और इसकी जो रिएक्शन है वो करा दो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। अब होगा क्या, देखो बच्चों, ये जो ब्रोमीन है इस अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ आकर के रिएक्शन कर लेगा और निकल जाएगा लेकर के। देखो ये ब्रोमीन, ये क्या है हमारे पास, जब हाइड्रोजन युक्त अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ या हेलोजन के साथ कराते हैं तो हमारे पास देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये Br अल्फा वाले हाइड्रोजन को लेकर के निकल गया HBr के फॉर्म में और आपके पास देखो क्या बच गया CH2 और यहां पर लिख रहा है C डबल OH। अब देखो एक Br तो एक H को लेकर निकल गया, जहां से H निकला उसकी वैलेंसी खुली और इधर एक Br बच रहा है, वो Br आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से देखो क्या बन गया, अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, अगला कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा है तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलिए इसके बाद अगली रिएक्शन हम जान लेते हैं। हमारे पास आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया।
देखिए देखिए, हाफ मैन ब्रोमाइड, नाम में पता चल रहा है ब्रोमाइड, ब्रोमा एमाइड मतलब ब्रोमा एमाइड मतलब यहाँ पे आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और एमाइड के साथ। एमाइड का मतलब होता है बच्चों जैसे CH3CONH2, ये एमाइड हो गया। ब्रोमामाइड यानी ब्रोमाइड, ब्रोमीन के साथ और एमाइड के साथ वो रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप KOH डाल देंगे। इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्षार डाल सकते हैं, आपको मालूम है। चलिए अब देखो क्या होगा, आपको मालूम है, देखो इधर के है पास में, देखो प्रोडक्ट क्या होगा। हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे, जब हमारे पास एसिड एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ कराते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए, देखो के पॉजिटिव होता है, Br निगेटिव होता है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि भाई के है वो Br को लेके निकल जाएगा। इस तरीके से देखो आपके पास बन गया बच्चों KBr। अब बैलेंस कर लो, बैलेंस का मतलब होता है जितने मॉलिक्यूल्स एरो के इधर होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स आपको इधर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन के 2 है तो यहाँ ब्रोमीन का 1 है तो सामने 2 लगा दो, ठीक है। देखो अब जैसे ही आपने 2 लगाया तो पोटेशियम के आपके 2 हो गए, इधर पोटेशियम का 1 है। अब पोटेशियम भी बैलेंस करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए, देखो यहाँ पे पोटेशियम है और इधर कार्बन और ऑक्सीजन है। जहां पर पोटेशियम और कार्बन ऑक्सीजन सारी चीज होती है तो वहां पे K2CO3 बाहर निकल जाता है, जैसे KBr बाहर निकला। तो यहाँ पे क्या निकला, हमारे पास KBr बाहर निकल चुका है और K2CO3 बाहर निकल चुका है। अब देखो पोटेशियम के इधर 2 यहाँ पे निकल चुके हैं, 2 यहाँ पे, 4 पोटेशियम हो गए, तो यहाँ पे पोटेशियम के सामने 4 लगा दो। इस तरीके से हमारा KBr निकल चुका है और K2CO3 बाहर निकल चुका है बच्चों। अब देखो कितनी ऑक्सीजन यूज हो गई यहाँ पे, देखिए 3 ऑक्सीजन यूज हो गई प्रोडक्ट में, और अभिकारक में देखो 4 ऑक्सीजन तो ये रही और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 और 1 5, 5 में से 3 यूज हो गई, 2 ऑक्सीजन बच रही है, तो जितनी ऑक्सीजन बच रही है उतना वाटर निकाल दो 2H2O। ये बात ध्यान रखनी होती है। आपके पास देखो क्या हुआ, प्रोडक्ट में क्या बच गया आपके पास, बस CH3 बच गया, इधर तो CH3 बच चुका है आपके पास, और देखो इधर बच गया आपके पास केवल NH2। इस तरह से बच्चों CH3NH2 बनता है। इस अभिक्रिया को ही हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। मतलब हम थ्योरी लिखेंगे ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसका नाम होता है आपको मालूम है एमीन। तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, जब एसिड एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ कराई जाती है तो एमीन बन जाती है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद, एक रिएक्शन आती है हमारे पास, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या करते हैं, देखिए प्राथमिक एमीन ले लो। प्राथमिक एमीन का मतलब होता है बच्चों जैसे हमारे पास NH2 है, अगर NH2 है और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी चीज जुड़ रही है जैसे CH3, तो इसको हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं और यहाँ पर जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और एक वैलेंसी खोलते हैं, जैसे CH3NH, एक हाइड्रोजन हटाया और एक वैलेंसी की जगह हमने यहाँ पे कुछ जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे हम द्वितीयक एमीन। इस तरीके से एक हाइड्रोजन और हटा दें और कुछ और लगा दें तो उसको हम कहेंगे तृतीयक। इसको हटा करके मान लो यहाँ पे ये लगा दें तो इसको हम कहेंगे तृतीयक एमीन। तो ध्यान रखेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है इसको केवल 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन इस अभिक्रिया को देते हैं। सबसे पहली बात तो प्राथमिक एमीन को ले लो बच्चों। प्राथमिक एमीन जो होता है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, देखो प्राथमिक एमीन की रिएक्शन करा दो आप क्लोरोफॉर्म के साथ। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ आप कराओगे तो आपके पास जो है ना फेन आइसोसाइनाइड बनेगा, आपके पास आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, प्राथमिक एमीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे CH3NH2, इसकी रिएक्शन हमने कराई CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और आपको मालूम है अगला रिएजेंट हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे KOH डाल देते हैं। देखो क्या होगा, आपको मालूम है, देखो इधर Cl है और इधर K है, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये आपस में बाहर निकल गए KCl के फॉर्म में बच्चों। इधर 3 है क्लोरीन के, तो सामने बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा देते हैं। इस तरीके से ये बाहर निकल चुके हैं। अब देखो आगे बात करते हैं क्या बच गया आपके पास। आइसोसाइनाइड का मतलब होता है बच्चों NC, ठीक है, ये कंपाउंड तो बन जाएगा। खैर KCl निकल गए। अब देखो कितनी ऑक्सीजन बच रहे हैं, 3 ऑक्सीजन बच रही है यहाँ पर। जितनी ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन अगर पास में हो, इर्द गिर्द हो, तो उतना ही वाटर निकाल दो, यहाँ पे 3H2O निकल जाता है। अब देखो क्या बचा, यहाँ से 3 KCl निकल चुके हैं और 3 ऑक्सीजन है वो निकल गई वाटर के फॉर्म में। आपके पास बस आइसोसाइनाइड बच जाएगा। आइसोसाइनाइड का मतलब NC यानी कि CH3 है, यहाँ पर CH3NC, ये आइसोसाइनाइड बन चुका है। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मतलब कार्बिल एमीन अभिक्रिया का ये हुआ कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ कराई जाती है तो तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं।
आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली रिएक्शन है डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण देखिए ये क्या होती है। चलिए अगली रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण के अंदर क्या होता है, देखिए आप एनिलीन को ले लीजिए। एनिलीन की रिएक्शन आप कराओ HNO2 और HCl के साथ, तो आपके पास बेंजीन डाई एंजोनियम लवण बन जाते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं डाई एजोटीकरण और ये रिएक्शन 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। जब एनिलीन की क्रिया HNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो बेंजीन डाई एंजोनियम लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण कहते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले एनिलीन को ले लेते हैं, तो ये एनिलीन है। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर आपने लगा दिया यहाँ पर NH2 और यहाँ पर रिएक्शन करा दो HNO2 और साथ में HCl के साथ। अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया जितनी ऑक्सीजन होती है और अगर उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन हो तो आप वो बाहर निकाल दो। देखो ये 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 वाटर बाहर निकाल दो। जितनी ऑक्सीजन है उतने वाटर यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर बाहर निकाले। 2 वाटर के अंदर देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन ये कहां से लेगी 2 ऑक्सीजन, यानी कि एक तो यहां से लिया होगा, एक यहां से लिया होगा, 2 और 2 यहां से लिए होंगे। इस तरह से 4 बाहर निकल गए। देखो आपके पास क्या बच गया, उधर देखो इस पर क्या बच रहा है, सिर्फ सिर्फ आपके पास अभी यहाँ पर इतना बच रहा है N। और देखो इधर क्या बच गया, फालतू चीज, एक N ये रहा और ये Cl बच रहा है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से एक N ये रहा, एक N ये रहा, तो ये N जाकर वहां जुड़ जाएगा। इस तरीके से N2 होगा और ये Cl यहाँ पे बच रहा है। इसको ही हम बेंजीन डाइएंजोनियम लवण कहते हैं और ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसीड हो जाती है। इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं डाइएजोटीकरण। थ्योरी में क्या लिखेंगे, जब एनिलीन की क्रिया HNO2 और HCl के साथ कराई जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो बेंजीन डाइएंजोनियम लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण कहते हैं। बस आगे चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, जो आपके पास देखो ये जो आपके पास क्या बना बेंजीन डाइएंजोनियम लवण, इसको लीजिए। युग्मन अभिक्रिया ये कहती है कि बेंजीन डाइएंजोनियम लवण लो और साथ में फिनोल ले लो। जब इनकी आपस में क्रिया कराई जाती है तो आपके पास डाई बन जाती है, डाइज बन जाती है, रंजक बन जाते हैं और उस रंजक का नाम होता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, यानी दोनों चीज आपस में युग्मित हो जाती है। जब बेंजीन डाइएंजोनियम लवण की क्रिया फिनोल के साथ कराई जाती है तो डाइज बन जाती है, कोष्ठ में कर सकते हो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, बेंजीन डाइएंजोनियम लवण, ये ले लो। जिस तरीके से ये हो गया बेंजीन और यहाँ पे लिख दो N2Cl, ये बेंजीन डाइएंजोनियम लवण हो गया, प्लस साथ में ले लेते हैं फिनोल। फिनोल का मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ पे OH और आपको बताया है यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर हर जगह पर H होता है। चलो हम यहाँ पे H शो कर देते हैं। अब होगा क्या, देखो ये H जो है ये इसके Cl को लेकर के निकल जाएगा। इस तरह से आपका HCl बाहर हो गया और साथ में देखो क्या बचता है बच्चों, यहाँ पर देखो ये बच गई रिंग और ये जो बच रहा है ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरीके से इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पर N2 और ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये डाइज बन गया, पी हाइड्रोक्सी, पी पैरा लोकेशन पर हाइड्रोक्सी और ये एजोबेंजीन, ये पैरा लोकेशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है और ये एजोबेंजीन बन गया, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है नेक्स्ट रिएक्शन की और अगली रिएक्शन होगी हमारी कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि या कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। देखिए ये क्या होती है, कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया के अंतर्गत हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल CH3COOH, इसमें से H को हटा के और यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3COONS, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, और इसका करा देते हैं जल अपघटन। जल के साथ रिएक्शन मतलब विद्युत अपघटन करा देते हैं। जल का फॉर्मूला HOH होता है, इसका हमने कराया विद्युत अपघटन। तो एरो पर हमने विद्युत अपघटन लिख दिया। अब देखो जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो देखो ये जो है Na प्लस होता है, आपको मालूम बच्चों। विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि CO2 गैस बाहर निकलती है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो देखो यहाँ से तो CO2 निकल जाएगी इस तरह से, और ये जो है आपके पास ये Na जो है ये ले जाएगा OH को, ये Na तो OH को ले गया। देखो पहले इसे समझ लो, NaOH को ले गया, NaOH इस तरह से।
और यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी जब विद्युत अपघटन करेंगे, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी H2 के फॉर्म में। बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन के तो यहाँ पे सामने 2 लगा दो। अब देखो यहाँ पर 2 लगाया हमने तो यहाँ पर OH के 2 हो गए, जिसकी वजह से OH के सामने 2 लगा दो। सोडियम के 2 हो गए तो सामने यहाँ पे 2 लगा दो। इस तरीके से देखो आपके पास क्या क्या निकल चुका है। दो, ये दो NaOH निकल गया, H2 निकल गई बच्चों, और CO2 निकल गई। CO2 इधर 2 मॉलिक्यूल्स है, सामने 2 लिख रहा तो यहाँ पे 2 लिख दो। आपके पास देखो क्या बच गया, 2CH3 बच गए सिर्फ। 2CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको ही हम कहते हैं एल्केन, सिंगल बॉन्ड बीच में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को कोलवे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। आज के हमारे सेशन की इस वीडियो की अंतिम अभिक्रिया आती है और उस अंतिम अभिक्रिया का नाम है ओजोनीकरण। ओजोनीकरण यानी कि ओजोनोलाइसिस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओजोनीकरण का मतलब होता है, देखो एल्कीन ले लो, ये हमारे सिलेबस में जो एल्कीन के साथ रिएक्शन है, एल्कीन ले लो बच्चों। एल्कीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करा दो ओजोन के साथ। देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको करना क्या है, खैर इसकी जो मैकेनिज्म है, वास्तव में तो रिएक्शन कैसे होती है वो मैकेनिज्म से ही पता चलता है, लेकिन फिलहाल आप इतना काम करा दो कि इनके जो ये बॉन्ड है, इन बॉन्ड को तोड़ दो। समझने का तरीका है ये आपके लिए, CH2 और इसका CH2 इधर लिख दो। देखो अब ये जो डॉट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर रख दो, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रख दो। आपको मालूम है कि 3 ऑक्सीजन हमारे पास है। ओजोन का फॉर्मूला होता है एल्कीन, एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ कराते हैं तो इस हम अभिक्रिया में या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनते हैं, या दोनों बन जाते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम ओजोनीकरण कहते हैं। देखो हमने क्या किया, एल्कीन ली, एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करा दी। इस तरीके से आपने बीच में से कट कर दिया और इतना भाग लिख दिया। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से देखो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे रख दो, इस तरह से, इस तरह से 2 ऑक्सीजन बच गए। 2 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, और इनको आपस में कनेक्ट कर दो। ये आपस में कनेक्ट हो गया और इसको कहते हैं हम ओजोनाइड बन चुका है। अब इसके बाद बच्चों इसको इधर से काट कर दो, इसको इधर से काट दो। जब ये बन गया, अब ये जो है इसकी रिएक्शन आप करा सकते हैं जिंक के साथ और H2O के साथ, वाटर के साथ और जिंक के साथ। अब देखो क्या होगा, ये जो H2O है ये तो ले जाएगा इसको, ऑक्सीजन को, और ये H2O2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। और देखो इधर क्या प्रोडक्ट बच रहा है आपके पास, CH2O, और इधर भी बच रहा है CH2O, यानी कि 2 CH2O बच गया आपके पास। और CH2O का मतलब एल्डिहाइड। CH2O को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, देखो ये 2H है, एक H हमने ऐसे लिख लिया, दोनों H को, और बीच में कार्बन को रख दो और फिर इधर ऑक्सीजन को रख दो, मतलब ये एल्डिहाइड है। हम चाहे तो इधर भी एल्डिहाइड बन रहा है, इधर भी एल्डिहाइड बन रहा है। हम ये कह सकते हैं 2HCHO, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के बन चुके हैं। इस रिएक्शन को ही हम ओजोनीकरण कहते हैं। चलो एक और क्वेश्चन अगर आपको इसके बेस पर दो तो देखो क्या होगा बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और कहा है आपसे कि इस रिएक्शन का ओजोनीकरण कराइए। बोलो क्या करोगे। देखो बॉन्ड को ब्रेक करा दो, हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2। बॉन्ड को भी हटा दो इसे, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर सेट करो, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन, और इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर दीजिए। और देखो फिर इसके साथ आप रिएक्शन करा देंगे जिंक H2O के साथ। देखो क्या होगा, H2O तो ले जाएगा इस ऑक्सीजन को, और आपके पास बाहर निकल गया H2O2, और देखो इधर क्या बन गया, CH3 CHO, यानी कि CH3 CHO बन गया, प्लस इधर बच रहा है बच्चों CH2O, यानी कि हम लिख सकते हैं HCHO। इस तरीके से ये आपके पास एल्डिहाइड बन चुके हैं, एल्डिहाइड का मिक्सर बन चुका है। अभी यहीं पे रुकने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। एक और आपको रिएक्शन इसी के आधार पर मैं बताता हूं। देखो जैसे हमारे पास लिख रहा है, पेपर में आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और पेपर में वो आपसे कह देगा, यहाँ पे लिख के दे देगा O3, और दूसरा आपसे कह देगा बच्चों HZN, और यहाँ पे H2O, इस तरह से, और कह रहा है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाइए। तो आप क्या करेंगे, खुद से आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे पेपर में जिंक नहीं आए, पेपर में अगर मान लो ये रिएक्शन इस तरीके से आ जाए CH3, आप क्या सोचते हैं, देखो अच्छा चलो मान लेते हैं यहाँ पे जिंक ना हो, इस तरीके से बस खाली वो कई बार आपको ऐसा दे दिया H2O, O3 लिख दिया ऊपर और नीचे H2O, आप क्या प्रोडक्ट बनाना सोच रहे हैं, क्या आप इस रिएक्शन को सोल्व कर पाएंगे। इस तरीके से आपने बॉन्ड काट दिया, यहाँ पे CH,
बॉन्ड लिखेंगे यहाँ पे CH2 और इस तरीके से यहाँ पे डॉट, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और इस तरीके से आपने ये कंपाउंड हमारे पास बना दिया। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे और आप फटाफट से क्या बना देंगे, CH3 CHO प्लस HCHO, और आप ये प्रोडक्ट बना करके आ जाएंगे, जबकि आपका गलत हो गया। ध्यान देने की बात यहां पर ये है, अगर उसने जिंक नहीं दिया, अगर जिंक दिया है तो हमारा ये प्रोडक्ट ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है ZnH2O और वो H2O इसको ले जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन में वो क्या कह रहा है, रिएक्शन में उसने आपको इस तरीके से लिख कर दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और यहाँ पे इस तरीके से, इस तरह से O3, और नीचे लिख दिया आपको H2O, जिंक नहीं दिया इस बार। अब देखो क्या होगा, इसको कट करेंगे CH3, आप यहां पर CH और इस वाले भाग को आपने लग लिख दिया CH2। यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है बच्चों, एक ऑक्सीजन यहां इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया और आगे इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। ये बना आपके पास, कटिंग कर दो ओजोनाइट। आगे कौन बैठा है, केवल H2O है, Zn नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CHO प्लस, आप सोच रहे हैं HCHO, ठीक है, ये आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो H2O है, ये H2O इसकी ऑक्सीजन को ले जाएगा और क्या बना लेगा, H2O2 बना लेता है ये। और ये जो H2O2 होता है, ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये जो ऑक्सीकारक है, हमेशा ध्यान रखोगे, ये जो फॉर्मिल एल्डिहाइड यानी कि HCHO जो होता है, इसका भी ऑक्सीकरण कर देता है, इसके ये ऑक्सीकारक होता है। अगर यहाँ पे जिंक होता तो ये अपनी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर देता, जिसकी वजह से इसका जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता और ये प्रोडक्ट हमारा बन के कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पर जिंक नहीं है तो ये ऑक्सीकारक होता है, आपको मालूम है, जिसकी वजह से ये इसको अपनी ऑक्सीजन दे देता है, और जब इसको अपनी ऑक्सीजन देगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा HCOOH। फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है, और फिर से ऑक्सीकरण होने के बाद देखो क्या बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, इस तरीके से H2O और साथ में ये CO2, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर कहीं पर भी जिंक ना हो और साथ में आपका ये बन जाए तो आप उसका भी ऑक्सीकरण करेंगे और लास्ट में ये प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा कि ये सवाल आएगा, जनरली इसी तरीके के सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे। इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे करके जाता हूं, जो आपको रिप्लाई करना है कमेंट में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस O3, और इसमें कुछ नहीं है, बस इसी का प्रोडक्ट बनाना है, फिर आपको जिंक भी मानना है, और यहाँ पे चलो मैं लिख सकता हूँ H2O। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको जवाब देना है। आज की वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। हमारी जो वीडियो की सभी नेम रिएक्शन की सीरीज थी वो इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।